आप लोगों को मेरी स्क्रीन शो हो रही है? जी सर। जी जी सर। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मेरी एक आदत ये है कि मैं सबसे पहले जब भी क्लास स्टार्ट करता हूँ तो मैं सबसे पहले हमेशा एक दुआ पढ़ता हूँ। आप लोगों से भी कहूंगा कि आप लोग इस दुआ को अपनी साथ साथ जरूर पढ़ते रहें, ताकि आप लोगों को जब भी कोई चीजों सीखने में समझने में आसानी रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इसका मतलब है, ए मेरे रब, मेरा सीना मेरे लिए खोल दे, मेरे काम को मुझ पर आसान कर दे और मेरी जुबान की गिरा को भी खोल दे, ताकि लोग मेरी बात अच्छी तरह समझ सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम काम स्टार्ट करते हैं। हम इस लेक्चर में देखेंगे पहले तो बेसिक्स, कि इसकी बेसिक्स क्या है। उसके बाद जो टैक्स की अथॉरिटी कौन सी इसको डील करती है, किस कौन कौन रिक्वायर्ड करता है कि इसको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करे, इसकी टैक्स की ब्रैकेट्स क्या होती हैं, यूएस में फाइलिंग की स्टेटस क्या होते हैं, फाइलिंग की डेट्स क्या होती हैं, और उसके बाद अगर टाइम हुआ तो हम एक 1040 की रिटर्न भी शक्ल भी देख सकेंगे, देखेंगे कि उसको किस तरह की बनी होती है। अच्छा, ये जो हमारा कोर्स होगा इसमें हम पहले तो अपनी बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, उसमें मैं आपको जो हमारी जो पहली दो क्लासेस होंगी कि हमारी बेसिक्स के ऊपर होंगी, कि जिसके ऊपर हम आपको मैं इसकी जो टैक्सेशन की बेस है किसके ऊपर खड़ी है वो सारा आपको मैं गाइड करूंगा। उसके बाद हमारा जो मेन फोकस होगा वो इंडिविजुअल टैक्सेशन पे होगा, क्योंकि इसके आपको केसेस भी ज्यादा मिलेंगे। इंडिविजुअल की टैक्सेशन के अंदर हमारे पास तकरीबन ये टोटल कोई अलाउ दोनों मिला के तकरीबन कोई 15 से 16 क्लासेस, जिसके अंदर हमारा मेन फोकस जो है वो 80% प्रैक्टिकल सिनेरियोज के ऊपर होगा और 20% हम थ्योरी के ऊपर काम करेंगे। आपको मैं एडिशनल मटेरियल थ्योरी का दे दिया करूंगा, वो आप पढ़ सकते हैं। उसमें आपको मैं रेफरेंसेस दिया करूंगा पब्लिकेशंस के, आईआरएस की पब्लिकेशंस के, ताकि आप अगर आप इन डिटेल नॉलेज लेना चाहते हैं तो आईआरएस की पब्लिकेशंस होती हैं। आईआरएस अपना हर जो भी जिस टॉपिक के ऊपर पब्लिकेशन इशू करता है उसमें मेंशन किया होता है कि ये काम कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सारा वहां पे मेंशन होता है। उसके बाद हम एंड में करेंगे बिजनेस की टैक्सेशन। बिजनेस की टैक्सेशन में तकरीबन हमारे कुछ 5 से 6 लेक्चर होंगे, जिसके अंदर हम 3 तरह की टैक्सेशन की रिटर्न करेंगे, जिसमें सी कॉर्प, एस कॉर्प और पार्टनरशिप होगी। उसके बाद हमारा जो है क्विक बुक्स और पेरोल की टैक्सेशन के ऊपर हमारी क्लासेस होंगी, और हम एक दिन जो है वो सेल्स टैक्स की रिटर्न के ऊपर भी लगाएंगे। उस सेल्स टैक्स की रिटर्न क्योंकि बहुत छोटी सी होती है, उसमें कोई इतना खास नहीं होता, तो वो यूजुअली एलएलसी की फॉर्मेशन की आपकी जब क्लासेस और उसमें सेल्स टैक्स की डिस्कशन आपको सिखा देंगे, उसके एंड में फिर मैं आपके साथ एक सेशन एक एडिशनल करूंगा जो कि सेल्स टैक्स की रिटर्न के बारे में होगा। जो एलएलसी फॉर्मेशन और सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन और आईटीआईएन की फॉर्मेशन वगैरह, ये सारे जो हैं, ईआईएन कैसे लेना है, आईटीआईएन कैसे लेना है, ये सारी डिटेल आपको आपके जो टीचर हैं साद वकार साहब वो इंशाल्लाह आपको कराएंगे इसमें। जो टैक्स है वहां पे दो तरह के होते हैं। एक होता है जो फेडरल लेवल पे टैक्स लिया जा रहा होता है यूएस के अंदर, और एक टैक्स वो होता है जो स्टेट लेवल के ऊपर लिया जा रहा होता है। जिस तरह पाकिस्तान में भी आपने देखा होगा कि प्रोडक्ट्स के ऊपर और इनकम के ऊपर जो है, जैसे इनकम टैक्स जो है वो फेडरल लेता है, और सर्विसेज के ऊपर जो टैक्स है वो आपका ये प्रोविंस लेता है। इसी तरह जो स्टेट सेल्स टैक्स है वो भी आपका फेडरल ले रहा होता है। लेकिन बाहर ऐसा नहीं है। बाहर आपसे फेडरल सिर्फ आपसे इनकम टैक्स लेता है, जो आपने अपनी इनकम पे कमाया हो। लेकिन जो आपके बाकी टैक्सेस हैं उसमें अगर स्टेट चाहे तो इनकम टैक्स भी आपसे ले सकती है। कुछ स्टेट्स इनकम टैक्स नहीं लेती, कुछ स्टेट इनकम टैक्स लेती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 1 लाख सैलरी कमाई है, आप न्यूयॉर्क में बैठे हुए, तो आपको 1 लाख की टैक्स की सैलरी के ऊपर फेडरल को भी टैक्स देना होगा और न्यूयॉर्क की स्टेट को भी टैक्स देना होगा। लेकिन अगर आप फ्लोरिडा में बैठे हुए हैं तो आपको 1 लाख की इनकम के ऊपर सिर्फ स्टेट को अपना फेडरल को ही टैक्स देना होगा, स्टेट आपसे टैक्स नहीं लेगी। लेकिन अगर आप कोई सेल्स कर रहे हैं, आप किसी बिजनेस में हैं जहाँ पे आप सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हैं, जो सेल्स टैक्स होता है वो आपसे स्टेट ही लेती है। इसके अलावा वहां पे जैसे हो गया आपकी प्रॉपर्टी के टैक्सेस हो गए, वो आपसे स्टेट लेती है। अगर आपने एलएलसी रजिस्टर की हुई है तो एलएलसी की जो रिन्यूअल फीस होती है वो आपसे स्टेट लेती है, एलएलसी की रजिस्ट्रेशन फीस आपसे स्टेट लेती है। तो ये मेजोरिटी टैक्सेस आपसे स्टेट लेते हैं।
फेडरल आपसे सिर्फ इनकम टैक्स लेता है, और उस इनकम टैक्स के अंदर आपका सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर भी इन्वॉल्व होता है, इंक्लूड होता है। अच्छा जी, ये वही बता रहा था, ये नेक्स्ट में भी खैर आ गया। फेडरल टैक्स में क्या होता है, आपका सिर्फ इनकम टैक्स होता है और पेरोल टैक्स होता है। ठीक है, इनकम टैक्स में आपका चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे इनकम हो या बिजनेस लेवल पे इनकम हो, दोनों के ऊपर आप फेडरल को इनकम टैक्स देते हैं। और पेरोल का भी वहां पे टैक्स होता है कि अगर आप सैलरी दे रहे हैं तो आप एम्प्लॉय को सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर की मदद में टैक्स उसका भी काटते हैं, और उसके बिहाफ पे अपनी जेब से भी जमा करा। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने सैलरी दी है, सैलरी एम्प्लॉय को $100, तो उस $100 के ऊपर आप सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर के नाम पे 15.3% टैक्स जमा कराएंगे फेडरल को। उसमें से क्या होगा कि जो 7.65% है वो एम्प्लॉय की जो सैलरी है उसमें से काट के जमा कराएंगे, और 7.65% आप अपनी जेब से, यानी कि एम्प्लॉयर अपनी जेब से एम्प्लॉय के बिहाफ पे जमा कराएंगे। ये डिटेल में इंशाल्लाह हम पेरोल की क्लास में भी सीखेंगे, और आगे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स का एक टॉपिक आएगा, उसके अंदर भी हम इसके ऊपर काम खास खास खासा काम करेंगे। तो अभी आप इन्हें परेशान ना होइएगा, अभी मैं आपको जो चीजें बता रहा हूँ ये जस्ट एक नो हाउ है, आपकी सर एक बेस सर बनाने सॉरी टू के लिए। इंटरप्ट यू, पेरोल वाला जरा काइंडली दोबारा एक्सप्लेन। मैं बता रहा हूँ, ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये बेसिकली सिर्फ आपकी नो हाउ के लिए है। अभी हम सिर्फ बेस बिल्डिंग कर रहे हैं। आपसे जिस जिस टॉपिक के ऊपर अभी आपके पास शो हो रहा होगा, इस टॉपिक के ऊपर एक एक डिटेल्ड क्लास होगी। तो इसलिए आप कभी परेशान ना होइएगा कि अगर आपको कुछ चीज समझ नहीं आ रही, या कुछ चीज ऐसी है जो आपके अभी ऊपर से गुजर रही है और आपको लग रहा है कि यार मैं पता नहीं किस चीज में फंस गया हूँ, तो इंशाल्लाह ऐसा कोई मसला नहीं होगा। आपको एक एक चीज थॉरोली एक्सप्लेन की जाएगी और गाइड किया जाएगा। पेरोल टैक्स क्या होता है, जिस तरह आप पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में विजयन भाई ने सवाल किया था, आप सैलरी पे टैक्स देते होंगे, ऐसा ही है भाई? आपकी सैलरी से टैक्स कटता है जी जी पाकिस्तान के जी अंदर। सर जी। ठीक है, उसमें क्या होता है कि वो टैक्स कटता है और आप काट के आज जमा करा देते हैं। फिर एक और भी होता है, आपकी कंपनी क्या आपको ईओबीआई देती है? सर, जी देती हैं, कुछ कंपनीज देती हैं, कुछ ठीक है, नहीं देती। हाँ ठीक है। ईओबीआई में क्या होता है कि एम्प्लॉय की जेब से भी कुछ पैसे कट रहे होते हैं, और एम्प्लॉयर अपनी जेब से भी कुछ पैसे जमा करा रहा होता है। तो ईओबीआई की एग्जांपल मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए इस तौर पे दी है कि आप उसको उसका समझ लें कि जैसे ईओबीआई के में भी एम्प्लॉय के जेब से भी पैसे कटते हैं, और एम्प्लॉयर भी अपनी जेब से पैसे कटाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ईओबीआई एम्प्लॉयर जो है वो तकरीबन आपका 3 से 4 गुना दे रहा होता है, और एम्प्लॉय 1 गुना दे रहा होता है। वहां पे ऐसा नहीं है, वहां पे ये होता है कि आपकी सैलरी के ऊपर 15.3% सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स आप इसे कहते हैं, जिसमें मेडिकेयर और सोशल सिक्योरिटी दोनों शामिल होते हैं। इनकी परसेंटेजेस होती हैं जो कि आपको आगे बताऊंगा, अभी बताऊंगा तो आप परेशान हो जाएंगे। तो ये टोटल बनता है 15.3%। इस 15.3% में से 7.65% जो है वो एम्प्लॉय की सैलरी, यानी कि हाफ जो है वो एम्प्लॉय की सैलरी में से कटता है, यानी कि $100 में से आप 7.65 काट दें तो बाकी सैलरी आप उसको दे देंगे। और इतनी ही अमाउंट आप अपनी जेब से भी ऐड करके एम्प्लॉय के बिहाफ पे आप जमा करा देते हैं वहां की टैक्स अथॉरिटी को, फेडरल। ये होता है पेरोल। फिर इसी तरह स्टेट का टैक्स होता है। स्टेट में जो सेल्स टैक्स होता है, वहां पे सेल्स टैक्स का हिसाब किताब इस तरह है कि जैसे पाकिस्तान में तो ये है ना जी, इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स लिया, उसका नेट ऑफ किया, और अगर कोई लाइबिलिटी हुई तो जमा करा दी, नहीं हुई तो रिफंड तो मिलता नहीं है, तो बस बैठ के यार अगली रिटर्न में एडजस्ट करा लेंगे। वहां ऐसा नहीं है। वहां पे ये है कि अगर आप सेल्स टैक्स पे रजिस्टर हैं तो आपको इनपुट टैक्स देने की जरूरत नहीं है, यानी कि जैसे अगर पाकिस्तान में आपका टैक्स 18% है, तो ₹100 की चीज आपको 118 पे मिलती है। तो अगर आपने वो चीज अपनी जरूरत के लिए यूज करनी है तो आपको 118 मिलेंगे। लेकिन अगर आपने वो चीज बेचने के लिए लेनी है तो फिर आपको 118 नहीं देने, आपको सिर्फ 100 ही देने। ठीक है? वहां पे इस तरह होता है। तो वहां पे इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन अगर इनके हिसाब से दे दिए हैं तो आपको रिफंड मिल जाता है। तो वो बड़ा सिंपल सा उनका सेल्स टैक्स की रिटर्न होती है। हाँ, वहां पे एक चीज और होती है कि स्टेट के अलावा वहां पे काउंटीज का भी टैक्स होता है एडिशनल। काउंटी लेवल पे भी टैक्स हो रहा होता है, तो वो 1%, 0.5% की एडिशनल कॉस्ट होती है। वो डिपेंड कर रहा होता है कि आप किस स्टेट में और किस काउंटी में रजिस्टर्ड है। ये इंशाल्लाह हम सेल्स टैक्स की रिटर्न में डिटेल में पढ़ेंगे।
फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा कि वहां पे जो टैक्सेशन होती है उसमें फॉर्म्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह आपकी इंडिविजुअल टैक्सेशन है, तो उसमें उस फॉर्म को कहते हैं 1040 फॉर्म। ठीक है, आपने इसको 1040 कहना है, 1040 नहीं कहना, या जो है 1040 नहीं कहना, या 1040 नहीं कहना, इसे 1040 कहना है। ताकि जब आप किसी भी गोरे से या किसी भी बाहर के बंदे से बात कर रहे हो और आप उसको गलत अल्फाज में नंबर फॉर्म का गलत नाम पढ़ेंगे ना, तो उसको ये लगेगा कि यार ये बंदा प्रोफेशनल नहीं है या ये बंदा एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो आपसे आगे बात करने से कतराएगा। ठीक, तो कोशिश करें कि इसको, जो मैं आपको फॉर्म से नाम जिस तरह लेता हूँ आपने भी वही नाम लेना है। तो ये फॉर्म होता है पर्सनल इंडिविजुअल टैक्सेशन का, वो होता है 1040। ये कोशिश करेंगे इंशाल्लाह हम क्लास के एंड में हम इसको देखेंगे भी कि इसकी शक्ल कैसी थी। फिर उसके बाद बिजनेस टैक्सेशन की रिटर्न है, उसमें हम टैक्स 65 की रिटर्न होती है, पार्टनरशिप की रिटर्न खिलाती है टैक्स 65 की। और सी कॉर्प, जिसे आप पाकिस्तान में अगर समझना चाहें तो रेफरेंस के तौर पे बता देता हूँ, प्राइवेट लिमिटेड के तौर पे आप समझ सकते हैं कि अगर प्राइवेट लिमिटेड की रिटर्न करनी है तो वो वहां पे सी कॉर्प कहलाती है, उसकी रिटर्न होती है 1120। इसके अलावा एक वहां पे एक और रिटर्न होती है जिसे आप कहते हैं एस कॉर्प। ये बेसिकली कोई कंपनी की टाइप नहीं है जिस तरह पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड होती है। ये बेसिकली एक टैक्स का स्टेटस होता है, जिसमें आप बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स, जो मैंने आपको बताया पेरोल में जिस तरह बचाते हैं, इस तरह बिजनेस के ऊपर भी जो बिजनेसमैन होता है उसको भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स लगता है। एक तो पेरोल का बंदा जिसकी सैलरी मिल रही है उसकी जेब से भी कट रहे होते हैं, एक वो बंदा जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो कि बिजनेस कर रहा है खुद, उसको भी ये टैक्स लग रहा होता है, जो कि अपनी इनकम के ऊपर ये अलग से, इनकम टैक्स अलग से देता है और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स अलग से देता है। तो उस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स को बचाने के लिए लोग क्या करते हैं, अपने आप को एस कॉर्प का स्टेटस एक उससे ले लेते हैं, उसकी रिटर्न अलग से जाती है। ये बेसिकली वो रिटर्न होती है। मैं आपका भाई क्वेश्चन लेता हूँ, मैं एंड में लूंगा क्वेश्चन, आप नोट कर लें। ठीक है, और हैंड रेस कीजिएगा, फिर मैं आपसे बारी बारी लूंगा। ठीक है, अब और कोशिश करें अपना नाम नोट कीजिएगा। अब जिस तरह इनका नाम वीवो आ रहा है, तो मुझे नहीं पता कि कौन है, तो बेहतर होगा कि अगर आप अपना नाम लिख लेंगे ना, तो उससे ये होता है कि एक तो मेरी आपके साथ जो एक कनेक्शन है ना, वो बिल्डअप करने में आसानी रहेगी। और मुझे भी पता होगा कि अच्छा मैं इस स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ और इससे मेरा ये ताल्लुक एक अच्छा बन जाता है। लेकिन अगर वो इस तरह नाम हो, वीवो, सोनी, फलाना, तो वो फिर ये होता है कि मुझे पता नहीं होता कि यार मैं किससे बात कर रहा हूँ और मेरी उससे पहले क्या बात हुई है, मेरा कनेक्शन वो प्रॉपरली बिल्ड नहीं हो पाता। ठीक है। अच्छा, वहां पे जो टैक्स की अथॉरिटी है, जिस तरह पाकिस्तान में एफबीआर होता है, वहां पे इसको आईआरएस के नाम पे जाना जाता है, जिसे इंटरनल रेवेन्यू सर्विस। ठीक है, इसकी वेबसाइट है irs.gov। ये आपने वेबसाइट जो है ना, ये आप देख लीजिएगा, इसको कोशिश कीजिएगा आज चेक भी कीजिएगा, खोल के देखिएगा इसमें क्या क्या है। और इस वेबसाइट के साथ आपका ताल्लुक बना रहेगा अगर आपकी टैक्स के मामले में रिसर्च चलती है, तो यही वेबसाइट सबसे मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपके लिए होगी किसी भी यूएस की टैक्सेशन के मुताबिक। अच्छा, अब इसमें जो टैक्स, इनकम टैक्स वर्क करता है वो कैसे होता है कि वो आपसे आपकी जो भी टैक्सेबल इनकम है उस पे टैक्स लिया जाता है। अब वो आप चाहे सैलरी पर्सन हो, आप चाहे बोनस पे काम कर रहे हो, आप चाहे कमीशन पे काम कर रहे हो, आप चाहे इन्वेस्टमेंट करके काम कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट के ऊपर काम कर रहे हो, रेंटल इनकम पे काम कर रहे हो, या आप और कोई बिजनेस कर रहे हो, आप जो भी इनकम कमाते हैं, मुख्तलिफ इनकम्स होती हैं, कुछ टैक्सेबल होती हैं, कुछ नॉन टैक्सेबल होती हैं, तो वो आप उनके ऊपर टैक्स देते हैं। जिस तरह पाकिस्तान में भी यही होता है। अच्छा, वहां पे जो टैक्सेशन का स्टाइल है वो ये है कि वो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन वहां पे चलती है। मतलब ये कि अगर बंदा गरीब है तो काउंट रेट, बंदा अगर अमीर है तो ज्यादा है। और वहां पे एक मजे की बात आपको बताता हूँ, जो एक मेन वजह है कि वहां पे हर कोई टैक्स रिटर्न फाइल करने की कोशिश करता है, वो ये है कि अगर आपकी इनकम है कम, आपके पास डिपेंडेंट्स है जिसमें बच्चे हो गए, ठीक है, या आपके और कोई खर्चे हैं, तो आपको अगर ये लगता है उनको कि आपकी इनकम कोई मखसूस थ्रेशोल्ड से कम है और आपके बच्चे हैं और आपको मुख्तलिफ है चीजें और आगे भी इसमें ऐड ऑन होती हैं, तो बजाय इसके कि आप टैक्स दें साल के बाद, आईआरएस की जो वहां का इदारा है वो उल्टा आपको वापस पैसे कर रहा होता है, कभी 5,000 कभी 6,000 रिफंड की सूरत में, कि लोग बजाय इसके टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और 5-6 हजार डॉलर रिफंड के नाम पे ले जाते हैं, जो कि एक अच्छी खासी अमाउंट है। तो इसलिए वहां पे लोग जो है वो टैक्स रिटर्न
फाइल करने में बिल्कुल भी देर नहीं करते। जैसे ही टैक्स सीजन स्टार्ट होता है जनवरी के बाद, 31 जनवरी के बाद टिल 15 अप्रैल, तो वो फौरन का फौरन कोशिश यही करती है कि हम पे टैक्स रिटर्न फाइल करें और रिफंड। हाँ, जिन लोगों की इनकम ज्यादा होती है वो जरा थोड़ा सा सुस्ती करते हैं, तो वो आराम से अपनी रिटर्न जमा कराते हैं। अच्छा, अब वहां पे जो सीन होता है वो ये होता है कि वहां पे जो टैक्स रिटर्न है ना, वो यहाँ तो पाकिस्तान में ये है ना, आपने अपनी वेबसाइट पे गए, FBR की IRIS की वेबसाइट के ऊपर गए, अपना लॉगिन बनाया और टैक्स रिटर्न फाइल कर दी इंडिविजुअल लेवल पे। लेकिन वहां पे क्या होता है कि वहां पे आप अपनी टैक्स रिटर्न जो है वो ऐसे नहीं फाइल करते, आपकी मुख्तलिफ फाइलिंग स्टेटस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप मैरिड हैं तो आप मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली करेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो आप सिंगल की रिटर्न फाइल करेंगे। अगर आप सिंगल्स हैं लेकिन आपके साथ बच्चे हैं तो आप हेड ऑफ हाउस होल्ड फाइल करेंगे। अगर जो है आपका क्लाइंट है वो बेवा हो गई है या उनकी बीवी बहुत हो गई है, दोनों सूरतों में, तो उसको एक और स्टेटस मिलता है सर्वाइविंग स्पाउस का, उसमें फाइल करते हैं। तो ये 4-5 स्टेटसेस होते हैं जिनके ऊपर आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं। दूसरी चीज जो मेन मैटर करती है वो करती है कि आपकी एज और आपका इनकम लेवल क्या है, उसके ऊपर भी आपकी टैक्स रिटर्न का टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल होती है। और उसके ऊपर अकॉर्डिंगली आपको जो है ये टैक्स की जो रेट मैंने आपको दिखाई कि 10% से 37% तक वेरी कर रहे होते हैं, कि वहां पे आपको मुख्तलिफ रेट मिलते हैं, मुख्तलिफ थ्रेशोल्ड होते हैं जिसके ऊपर आपको टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है। अगर आप थ्रेशोल्ड से नहीं नीचे आ रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, आप ना रिटर्न फाइल करें। लेकिन आप रिटर्न फाइल करेंगे तो आप रिफंड की ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होती है, आपको मुख्तलिफ तरीकों से रिफंड मिल रहे हो। अच्छा, वहां पे जो ये टैक्स के स्लैब्स हैं, जो ये 10% से 37% तक वेरी करती है, ये बेसिकली वेरी करती हैं। अब मैंने जैसे आपको बताया ना, मुख्तलिफ स्टेटसेस होते हैं, जैसे सिंगल है, फिर मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली है। लेकिन अगर आप मैरिड हैं और आप सेपरेटली फाइल करना चाह रहे हैं तो वो भी एक ऑप्शन होती है जिसमें आपको सेम रेट एज पर सिंगल लग रहे होते हैं। फिर इसी तरह एक हेड ऑफ हाउस होल्ड, मैंने आपको बताया कि अगर आप सिंगल हैं लेकिन आपके पास बच्चे हैं तो आपको हेड ऑफ हाउस होल्ड का एक्सेस मिल जाता है। फिर उसके अलावा सर्वाइविंग स्पाउस जो है वो उसको आपको सेम एज इट इज जैसे आपको मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली वाले आपको थ्रेशोल्ड मिल रहे होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जी अगर आपकी इनकम $1 से लेके $11,000 तक है तो आपको 10% टैक्स लगता है। लेकिन ये 10%, ये जो इनकम है ये कौन सी इनकम है? ये इनकम वो है जो आपको एक डिडक्शन मिलती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, उसको माइनस करने के बाद, ये वो वाली इनकम। ठीक है। बेसिकली होता क्या है वहां पे कि वहां पे फॉर एग्जाम्पल आपने सैलरी, आपने जो भी कमाई है, जो भी आपने इनकम कमाई, उस पे आपको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, कि मतलब ये अमाउंट आप अपनी इनकम में से माइनस कर लें, नो क्वेश्चंस एस्क्ड। कि आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा कि आपने खर्चा किया नहीं किया, सारे पैसे जमा करे, कुछ नहीं पूछा जाएगा। आपसे कहते हैं कि भाई अगर आप सिंगल हैं तो फॉर एग्जाम्पल आप 14,000 की अमाउंट पे है, तो आप अपनी माइनस करें। फॉर एग्जाम्पल आपने 25,000 कमाई है सैलरी, तो आप उसमें से 14,000 माइनस करेंगे। अगर आप मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली कर रहे हैं तो आपको वो 28,000 के करीब अमाउंट मिल रही होती है। अगर आप सेपरेटली करें तो वो 14,000 पे आ जाएगी। हेड ऑफ हाउस होल्ड है तो उसको ये कोई 20,000 21,000 के करीब अमाउंट मिल रही होगी। तो फॉर एग्जाम्पल एक बंदा जो कि से 25,000 कमाता है और वो सिंगल है, तो उसको 14,000 माइनस करेगा 25,000 में से, तो 9,000 पीछे इनकम रह जाएगी। उस 9,000 के ऊपर वो 10% टैक्स देगा, क्योंकि वो इस स्लैब में आ रहा है, 10% स्लैब। ठीक है। अगर वो मैरिड वाले ज्वाइंटली होगा तो उसकी 25,000 की तनख्वाह इनकम है, लेकिन उसको ऑलरेडी 28,000 की डिडक्शन मिल रही होगी, तो उसको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी नेगेटिव में चला गया। वो रिफंड ले सकता होगा यहाँ पे रिफंड वो, लेकिन वो रिफंड मिलते हैं मुख्तलिफ सूरतों में। डिपेंड करता है कि आपके बच्चे कितने हैं, आपकी अर्न इनकम क्रेडिट कितना बनता है, वो दूसरी चीजें जो कि आपको इंशाल्लाह आगे जाके वन बाय वन मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। इसी तरह आपको अगर हेड ऑफ हाउस होल्ड है तो उसको तकरीबन कोई 20-22,000 के करीब मिल रही होगी, तो वो 25 में से अगर आप 22,000 भी माइनस करें तो आपको अराउंड कोई 2,000 3,000 के ऊपर 10% टैक्स देना हो। तो ये समझाने के लिए मैंने आपको सिर्फ बताया कि आपकी जो टैक्सेबल इनकम निकल गई स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करने के बाद, उसके ऊपर ये टैक्स के रेट्स लगते हैं। उसके बाद मैंने आपको वो खैर बता चुका हूँ कि फाइलिंग जो स्टेटसेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। वहाँ पे सिंगल होता है, एक हेड ऑफ हाउस होल्ड होता है, एक मैरिज फाइलिंग ज्वाइंटली होता है, एक मैरिज फाइलिंग सेपरेटली होता है, और पांचवा होता है क्वालिफाइंग विडो विद डिपेंडेंट, या इसे आप सर्वाइविंग स्पाउस भी कहते हैं।
कि बेसिकली होता क्या है कि सर्वाइविंग स्पाउस के वन बाय वन आपको बताता हूँ। सिंगल क्या होता है कि सिंगल वो है जो अनमैरिड है या डिवोर्स्ड है, ठीक है, अकेला रह रहा है, उसका कोई डिपेंडेंट नहीं है, वो सिंगल में आ जाता है। लेकिन अगर आप मैरिड हैं तो आपको फिर वो मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली में आ जाते हैं। हाँ, आप किसी वजह से आप चाहते हैं कि आप मैरिज फाइलिंग इकट्ठा नहीं करना चाहते, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई अपने एसेट्स छुपाना चाह रहे हैं, या कोई डिवोर्स का केस चल रहा है, तो फिर मैरिज फाइलिंग सेपरेटली की ऑप्शन भी चल जाती है कि आप मैरिज फाइलिंग सेपरेटली के हेड में जाके भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उसके अलावा ये होता है कि अगर एक कोई स्पाउस हो जाता है तो जो दूसरा स्पाउस होता है उसको ये अलाउ होता है कि अगर उसके पास बच्चे हैं तो उसको वो क्या करते हैं कि वो उनको अलाउ करते हैं कि आप मैरिज फाइलिंग ज्वाइंटली के स्टेटस में ही 2 साल फाइल कर सकते हैं। मतलब कि आपको सारी सहूलतें जो है वो मैरिज फाइलिंग ज्वाइंटली वाली मिलती है, क्योंकि उसके ऊपर आपको डबल थ्रेश होल्ड मिल रही होती है। जिस तरह मेरे को पता है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन उधर 14,000 थी, इधर 28,000 मिल रही होती है मैरिज फाइलिंग ज्वाइंटली में। तो वो आपको सारी सहूलतें मैरिज फाइलिंग ज्वाइंटली वाली दे रहे होते हैं, थ्रेश होल्ड सारे वो उसके दे रहे होते हैं। तो वो आपको एक ऑप्शन दी जाती है 2 साल के लिए, ताकि आपको थोड़ा सा हेल्प किया जाए हुकूमत की तरफ से। अच्छा, उसके बाद फिर वहां पे जो है ये अब जो मैंने आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन बताई थी, खैर ये 2023 की लिखी हुई है, मैंने अभी आपको इंशाल्लाह 2024 की भी अपडेट करके इसमें शेयर कर दूंगा, फिर आपको स्लाइड आपके साथ आपको शेयर की जाएगी, उसमें मैं अपडेट कर दूंगा। अभी फिलहाल समझाने के लिए बता देता हूँ कि अब जैसे अगर 13,000 है, जैसे मैंने आपको बताया कि स्टैंडर्ड डिडक्शन वहां मिलती है, तो पहले 13,850 थी, अब ये बढ़ के 14,000 समथिंग हो गई है। हेड ऑफ हाउस होल्ड के लिए 20,000 कुछ थी, अब ये बढ़ के तकरीबन कोई 22,000 के आसपास चली गई है। इसी तरह मैरिज फाइनेंस ज्वाइंटली जो 27,000 थी वो तकरीबन अभी ये 28,000 के करीब जा चुकी है। फिर मैरिज फाइनेंस सेपरेटली में सेम ही होती है जो आपकी सिंगल वाली चल रही होती है। तो ये सारे डिडक्शन के रेट्स थे जो आपके साथ अभी बताए, वही रिपीट हो रहे हैं दोबारा। अच्छा, ड्यू डेट्स। ड्यू डेट्स वहाँ पे क्या होती हैं, वहाँ पे अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे हैं, इंडिविजुअल रिटर्न फाइल करनेंगे, या आप प्राइवेट लिमिटेड की रिटर्न फाइल करेंगे जिसमें आपको टैक्स की लाइबिलिटी पे करना होती है, तो उसकी रिटर्न का डेट होती है 15 अप्रैल। अच्छा, अगर फॉर सम रीजन आप 15 अप्रैल से पहले अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर सकते तो आपको कोई मसला नहीं है, वो 6 माह की आपको एक्सटेंशन दे देते हैं। आपको कोई बहाना करने की जरूरत नहीं है कि मैं बीमार था, मेरा स्टूडेंट, मेरा अकाउंटेंट बीमार था, ये था वो था, कुछ जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक 4868 फॉर्म होता है, वो आप फाइल करते हैं, और आपको नो क्वेश्चंस एस्क्ड, ठीक है, कुछ नहीं पूछा जाता आपसे, आपको 6 माह की एक्सटेंशन दे दी जाती है, और आपकी जो ड्यू डेट है वो 15 अक्टूबर पे चली जाती है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे एक कैच क्या होता है, कैच ये होता है कि आपने जो टैक्स की लाइबिलिटी है वो आपने एस्टिमेट करके वो आपने 15 अप्रैल से पहले पहले जमा करानी लाजमी हो। रिटर्न बेशक आप भले 15 अक्टूबर तक फाइल कराएं, लेकिन जो टैक्स की लाइबिलिटी है उसमें आप वो छूट नहीं देते, वो आपको 15 अप्रैल से पहले पहले जमा कराना। अच्छा, इसके अलावा जो बिजनेस की रिटर्न वो होती हैं, क्योंकि वहां पे क्या होता है, वहां पे ये होता है कि आपको जो टैक्स का जो लाइबिलिटी है वो आपको एट इंडिविजुअल लेवल असेस की जाती है। तो जैसे अगर आप पार्टनरशिप पे किसी का काम कर रहे हैं, तो वहां पे जो पार्टनरशिप की रिटर्न होगी 1055 की, वो आप 15 मार्च तक फाइल करेंगे। या जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपने अगर एस कॉर्प का स्टेटस लेना है, तो उसकी भी रिटर्न जो 1120 एस की है वो आप 15 मार्च तक फाइल करेंगे, यानी कि एक महीना पहले। उसमें आपकी टैक्स की लाइबिलिटी कोई नहीं बनती, उसमें जस्ट आपका शेयर निकलता है कि ये शेयर है जो आप अपनी इंडिविजुअल लेवल पे ले जाएंगे, और उस शेयर को हम कहते हैं K1। फॉर एग्जाम्पल, आपने पार्टनरशिप की हुई है, दो बंदे मिले, 50-50% की पार्टनरशिप की, आपको 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो 50-50 हजार प्रॉफिट दोनों के हिस्से में आए। तो आप इसकी जो 1065 की रिटर्न है वो कुछ भी नहीं, आप प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट उसमें डालेंगे, और वो 1065 की रिटर्न फाइल कर देंगे, आपका K1 जो है 50,000 का निकल। अब वो जो केवन निकला होगा ना आपका 50,000 का पार्टनरशिप रिटर्न का, वो केवन आप अपने इंडिविजुअल रिटर्न के अंदर एंटर करेंगे, और उसके ऊपर आप टैक्स, जो आप पार्टनरशिप में आपका जो केवन निकला है 50,000 का, उस पर आपको उस पार्टनरशिप रिटर्न के ऊपर आपको टैक्स ही नहीं। आपने जो पार्टनरशिप रिटर्न से जो एक 50,000 का निकलेगा केवन, आपके हिस्से का 50,000 का आपका होगा, 50,000 का आपके पार्टनर का होगा। दोनों अपनी अपनी इंडिविजुअल की 1040 की रिटर्न में वो केवन एंटर करेंगे, और उस 50,000 की इनकम के ऊपर टैक्स। ठीक है, तो ये इसलिए वहां पे दो डेट चलती है, बिजनेस की रिटर्न की डेट जो है वो 15 मार्च होती है, और जो इंडिविजुअल लेवल या सी कॉर्प प्राइवेट लिमिटेड उसके ऊपर भी टैक्स की लायबिलिटी अलग से पे की जाती है।
तो वो आपकी 15 अप्रैल होती है। अच्छा, लोगों को मुझे लग रहा है सवाल कुछ ज्यादा है, मैं पहले यहाँ तक सवाल ले लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ूँ। तो आप लोग वन बाय वन अपने हैंड रेस करते जाइएगा, मैं आपको वन बाय वन बुलाता जाऊंगा, और आपका नाम बुलाता जाऊंगा, तो फिर आप अपना सवाल कर सकते हैं, ठीक है। वो जिन्होंने सवाल, वीवो ने भी किसी ने अपना सवाल हैंड रेस किया था, वो भी काइंडली कर ले। सबसे पहले मैं वीवो को देता हूँ। वीवो, अपना नाम पहले बताइएगा, और अपना थोड़ा सा तारुफ भी कराती जाइएगा कि मैं क्या, आप किस बैकग्राउंड से हैं, और फिर अपना सवाल कीजिएगा। Vivo 1907 के नाम से किसी ने लॉग इन किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये सर क्या हाल है आपका? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर। सादून मेरा नाम है। आई एम डूइंग ई कॉमर्स। फैसलाबाद से माशाल्लाह। सर ताल्लुक है जी। माशाल्लाह। सर एक्चुअली ये एलएलसी फाइलिंग, आईटीआईएन फाइलिंग, ईआईएन, सेल्स टैक्स हम्म। परमिट, ये सारा कुछ ना मतलब इस पे हैंड ऑन प्रैक्टिस है अच्छी। तो माशाल्लाह। हम लोग फाइल भी मैं मतलब खुद ही कर लेता हूँ। बट ड्यू टू सम रीजंस मतलब हमारा ज्यादा सर ध्यान होता है सेल्स की तरफ और बाकी कामों की तरफ। हम्म। लाइक ईबे और अमेजोन की सेल्स मोस्टली ई हम्म। कॉमर्स कर रहे हैं, एजेंसी चला रहे हैं अपनी। तो सर इसमें मेरा शाला इतना माशाल्लाह। टाइम नहीं है। तो अब हम्म। सर वो जो पहले पहले थे ना, जब जीरो जीरो सेल्स होती हैं, वो वाले फाइल्स तो खुद कर लेते हैं। मेन सर मसला आ रहा था हम्म। फ्रेंचाइजर टैक्स के अंदर। फ्रेंचाइज टैक्स के अंदर जब सेल्स जो है वो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में चले जाती हैं, या कुछ अकाउंट्स के साथ थ्रेश होल्ड जो है वो अचीव हो चुके हैं। हम्म। एक तो ये है, और दूसरा सर मैंने ये पूछना था कि मेरी जितनी भी ज्यादा प्रैक्टिस है सर वो सारी है टेक्सास के अंदर। तो हम्म। वायोमिंग और फ्लोरिडा वाली एलएलसीज भी बहुत ज्यादा आती हैं। तो उनके टैक्स वगैरह तो आप कोई सिर्फ स्पेसिफिकली कुछ स्टेट्स का करवाएंगे या ओवरऑल अमेरिका का करवाएंगे? देखिए, अमेरिका में है और ई 50 कॉमर्स के स्टेट। साथ। जी अमेरिका में 50 स्टेट। तो 50 स्टेट का जी। टैक्स, सेल्स टैक्स तो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं होगा कि मैं आपको यस हर यस स्टेट का यस टैक्स करा सकूं। दूसरी बात ये कि हमारा भी जो यस। एक्सपीरियंस होता है वो भी लिमिटेड स्टेट तक काम कर होता है, सारे टाइम काम नहीं कर रहे जी जी होते। तो उसमें ये होगा कि मेरा जी। एक्सपीरियंस जिन जिन स्टेट्स में काम करने का है, वहां के मैं आपको स्टेट का सही टैक्स बता दूंगा। ओके। तो ठीक है, आप सर पॉइंट सेल्स टैक्स की बात कर रहे जी जी। हैं। सेल्स टैक्सेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी हाँ, जो फ्रेंचाइज टैक्स है, जो स्टेट की एनुअल, मतलब आपकी जो पेमेंट्स करनी होती हैं, वो तो सिंपल होता है, वो कोई इतना मसला नहीं होता। वो तो आप सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की वेबसाइट पे जाके अपना अपना लॉगिन आईडी जो आपके पास प्रोवाइड होता है स्टेट के साथ, वो आप लॉगिन बना के, या नहीं बनाओ तो बना लेते हैं, तो बना के आप वो फाइलिंग कर लेते हैं, उसका कोई इतना मसला नहीं होता। तो अच्छा वो अगर आपको सर। गाइडेंस चाहिए होगी तो मैं आपको कर दूंगा गाइड। वो वैसे आपको जो और मेन गाइड करेंगे ना, वो सात बकार साहब, जो आपको एलएलसी फॉर्मेशन और ये ईआईएन आईटीआईएन बनाना है कि सारा, वो आपको इंशाल्लाह गाइड करेंगे। श्योर सर, एक इसमें छोटी सी कंफ्यूजन थी कि ई कॉमर्स बेस्ड जो सेल्स होती हैं उनके जो भी थ्रेशोल्ड्स होते हैं, फिर उनको कब फाइलिंग करनी है, ये सारा कुछ इस कोर्स में कवर होगा? देखिए, मैं ई कॉमर्स की बेसिस पे तो नहीं आपको बता सकता। हाँ, ये ओके। बता सकता हूँ कि अगर आपने नेक्सस चेक करना है, आप जो बात करें उसे कहते हैं नेक्सस चेक करने की, कि किस स्टेट में आपको जो है वो रजिस्टर होने की जरूरत है या नहीं है। हम्म, अगर आप ई कॉमर्स, फॉर एग्जाम्पल आप अमेजोन पे फाइल कर रहे हैं, तो फिर अमेजोन की तो मसला नहीं था, अमेजोन तो आपकी रिटर्न खुद फाइल कर देता है। लेकिन अगर आपने ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाई हुई है और आप वहां से कर रहे हैं सेल्स, तो फिर वो आपको नेक्सस देखा जाता है कि आपकी किस स्टेट के अंदर ये सेल्स जो है वो ज्यादा हो रही है, जिसे आप सेल्स एंड यूज टैक्स कहते हैं। बेसिकली वहां पे सेल्स नहीं कहा जाता, उसे सेल्स एंड यूज टैक्स कहा जाता है। कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने सेल की है तो सेल के ऊपर टैक्स, और अगर आपने सेल नहीं की लेकिन आपने यूज किया है तो यूज टैक्स। तो वहां ओके पे आपको, हाँ, तो अब ये है कि मैं आपको सारी चीज तो नहीं बता सकता, सारी बात है वो तो आपको फिर गूगल पर सर्च करना पड़ेगा, लेकिन आपको मैं एक मेन व्यू चाहिए होगा तो मैं आपको दे दूंगा। असार ठीक भाई, है। मैं इनके इसका जवाब अगर दे सकूं ई कॉमर्स के हवाले जी से। मैं खुद भी ई जी। जी कॉमर्स कर रहा हूँ काफ़ी सालों से, और मैं ये कोर्स भी कर रहा हूँ ऑलरेडी। मैं बैच 10 में माशाल्लाह। हूँ। तो जी मैं जी। ये बता रहा हूँ कि जो जो ये चार पूछना चाह रहे हैं ना, वो सारा इस कोर्स में कवर हो रहा है ऑलरेडी। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। थैंक यू। नहीं। अच्छा जी, सैमसंग S93 8B, सैमसंग के नाम से किसी ने हाई एंड्रेस किया हुआ है।
कोशिश किया करें, अपना नाम लिखा करें, क्योंकि फिर जिसने किया होता है उसको भी नहीं पता होता कि मेरा नाम सैमसंग के नाम से जा रहा है। मेरे ख्याल या तो माइक का मसला है या उनको पता नहीं लग रहा कि मैं उनसे बात कर रहा हूँ। चलिए फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, हनीफुल इस्लाम साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मेरा नाम हनीफुल इस्लाम है और मैं खुद एक टैक्स कंसल्टेंट हूँ और एक माशाल्लाह मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप में एक हेड ऑफ टैक्सेशन में जॉब भी कर रहा हूँ। सर मेरे दो माशाल्लाह। क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन तो ये कि ये जो कोर्स हैं इसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे हमें या हमें खुद ये रिकॉर्ड करना पड़ेगा? नहीं नहीं, आपको रिकॉर्डेड एक्सेस मिलेंगे, आपको पोर्टल मिलेगा, पोर्टल का पूरा अच्छा। एक्सेस मिलेगा आपको। और वहाँ पे ठीक है। सारे लेक्चर रिकॉर्डिंग्स आपको वहाँ पे राइट। प्रोवाइड की। ओके। अच्छा सर, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जिस तरह पाकिस्तान का इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, लाइक इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, वहाँ का टैक्स लॉ उसका क्या नाम है और वो हम कहाँ से डाउनलोड कर वहाँ पे सकते हैं? और वहाँ पे FBIRS की मैंने आपको वेबसाइट दिखाई थी अभी जो शुरू में ना, IRS ठीक है। डॉट जी ओ वी। वहाँ पे ठीक है। पब्लिकेशन होती है, हर टॉपिक के ऊपर उनकी पब्लिकेशन होती ठीक है। है। अच्छा, तो उनका आप कोई ऑर्डिनेंस, उनका ऑर्डिनेंस या टैक्स नहीं लॉ नहीं, एक्ट उस नहीं तरह होता? नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं। उनकी अच्छा अच्छा अच्छा। पब्लिकेशन, हर टॉपिक तो के सर ऊपर पब्लिकेशन। आप क्या रिकमेंड करते हैं कि वो हमें कोर्स के साथ साथ वो पढ़ना चाहिए मैं या ज़्यादा आपको फोकस? देखिए, मैं आपको देखिए, ये कोर्स बेसिकली क्या है, ये कोर्स जो है ना, ये एनरोल एजेंट होता है वहां पे। जिस तरह पाकिस्तान में आप टैक्स प्रैक्टिशनर का कोर्स करते हैं, इस तरह ठीक वहां है। पे एनरोल एजेंट का कोर्स होता है कि वो ओके। IRS जो है आई कोर्स कराता है, जिसमें वो ट्रेन करता है लोगों को कि वो टैक्स की प्रैक्टिस कर सके हर तरीके से। ये जो टॉपिक्स है ना, ये मैंने बेसिकली ये उसका एक समराइज फॉर्म है। ये टैक्स, ये बेसिकली ये कोर्स है टैक्स प्रिपेरर का। ये आपको ठीक। ये इस 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 हद तक इनेबल किया जाता है कि आप किसी भी CPA के साथ टैक्स प्रिपरेशन की हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर सके किसी CPA को, या छोटी मोटी टैक्स रिटर्न आप जो है वो जिसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती वो आप खुद फाइल कर। तो ये आपको, ठीक है। हाँ, अगर आपने इसको डिटेल में जाना है तो उसके लिए एक तो ये है कि आपको ये के कोर्स की तरफ जाना होगा, वो ये का कोर्स। लेकिन उसका मसला सबसे बड़ा ये है कि वो आप पेपर US में जाके दे सकते हम्म। हैं। US के अलावा सेकंड ऑप्शन इंडिया या जापान है, तो इसलिए वो थोड़ा अच्छा। सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर वो लोग करते हैं, दूसरा उसका ये ठीक है। होता है कि मैं आपको हर टॉपिक के साथ आपको उसकी पब्लिकेशन का रेफरेंस दे दूंगा, तो अगर आपने उसको उस टॉपिक को डिटेल में पढ़ना होगा तो आप उसकी पब्लिकेशन जाके चेक करके पढ़ सकते ठीक है। तो सर यहाँ पे हैं। जिस तरह पाकिस्तान में जो नोटिस वगैरह आते हैं क्लाइंट्स को, तो वो अक्सर हम्म। आर्डिनेंस के बेस पे ग्राउंड उसी को बना के आगे कंटेस्ट नहीं करते हैं, नहीं तो नहीं वो इसी पब्लिकेशन के नहीं, बेस पे आगे इसको। वो देखिए, वो नोटिस आते हैं उनका, मैं वो बेसिकली इस तरह के आते हैं कि फॉर एग्जांपल से कि जी आपने जो टैक्स क्लेम किया हुआ है वो आपने फलानी चीज पे किया हुआ है, जबकि आपकी एज ये है या वो है। वो इस तरह वहाँ पे वो ना कोई रेफरेंस दिया होता है, कोई ना कोई चीज उसमें रेफरेंस में मेंशन होती है। तो वो आपको मैं इंशाल्लाह कोई एक दो नोटिस की शक्ल दिखा दूंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा, वो उस तरह के ठीक है। नोटिस नहीं होते। ठीक है। राइट। थैंक यू। जी काशिफ रहमान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम सलाम। मेरे छोटे छोटे दो तीन क्वेश्चन हैं। एक तो मैं ऑलरेडी जहाँ काम कर रहा हूँ, एक उनके पास हाँ, LLC सीरीज में ओपन है। तो उनके जो माशाल्लाह। एक्स CPA थे, दो लोगों ने ये रिकमेंड किया कि जो आपने अगर सीरीज का लाइक सीरीज A B C चल रही है, अगर आप हम्म। $100,000 सीरीज A को पे करेंगे तो फिर उसका वो 50% आपको रिम्बर्स करेगा। तो उसमें ऑपरेशनली हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लाइक जो सीरीज के ओनर हैं वो रिम्बर्समेंट फुली टाइम पे नहीं कर रहे। तो ऐसा क्यों उन्होंने कहा कि आपने पहले पूरी 100% पेमेंट उस सीरीज को करनी है और फिर देन 50% आपने वापस लेना है उनसे? हम डायरेक्ट 50% जो उनका शेयर बनता है वो क्यों नहीं पे कर सकते? मुझे आपका ना मुझे सीरीज वाली लॉजिक मुझे भी समझ नहीं आई आपकी। ये जी जी। अ, मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जांपल ABC LLC 1, ABC LLC 2, इस तरह करके जी जी सीरीज है जी जी। क्या? जी जी, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। ये आपस में लिंक्ड है? तो अब देखना, इसमें भी डिपेंड करता है ना कि वो क्या है। फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप है तो क्या एक दूसरे के पार्टनर्स हैं, एक दूसरे की शेयरिंग की भी आपस में, या उन्होंने एस कॉर्प का स्टेटस लिया हुआ है, या वो C कॉर्प में है क्या? ये तो पूरा डिटेल टॉपिक है ना, इसके ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगी, फिर ही मैं आपको कुछ इस पे लॉजिक दे सकूंगा। और फिर ये सर अभी एक राइट एक टाइम भी नहीं है मास्टर इसका। LLC। जी जी। इसका यूं करेंगे ना कि आप मुझे किसी टाइम पे ना अलग से कॉल कर लीजिएगा या टाइम जी ले लीजिएगा, तो मैं आपको फिर उस पर एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि अभी तो मैं करूंगा तो ये बाकी लोगों का टाइम जाया होगा। ठीक है।
हाँ, इसके ऊपर बात हम कर लेंगे, कोई सा मसला नहीं है। आपके पास, आप ग्रुप में मेरा नंबर आपके पास आ गया होगा, नहीं हो तो आप ले लीजिएगा। तो वो जी आप जी। मुझसे गाइडेंस ले लीजिएगा, क्योंकि ये बेसिकली एक अलग डिफरेंट चीज है ना। हाँ, ठीक हो। बाकी और अभी जो मैंने आपको पढ़ाया है, या वैसे ही कोई बेसिक क्वेश्चन जो अगर आप करना चाह रहे हैं तो जी वो जी। आप कर सकते वो इस तरह से है, देखिए पाकिस्तान में तो बड़ा हमारे लिए सिंपल सा हमें लगता है, लाइक एक आपने बिजनेस इंडिविजुअल के तौर पे चलना है, वो भी यहाँ पे हैं। समझ आ गया। फिर दूसरा है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप लाइक अगर अमेरिका में हम देखें तो वो एलएलसी आ जाती है, वो चाहे सोल प्रोप्राइटर हो या पार्टनरशिप एलएलसी फॉर्म कर सकते हैं। फिर जो जी आपने जी सी कॉप बताया वो पाकिस्तान में समझने हमारा चल जाता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो जी जो जी, हमारी बिल्कुल ऐसे। पब्लिक लिमिटेड कंपनी है वो अमेरिका में कौन सी है बॉस? देखिए, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज भी वहां पे होती हैं, उनको भी इसी तरह इनकॉर्पोरेशन का ही नाम दिया जाता है, लेकिन वो उनकी टैक्सेशन इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है। वो और सर बेसिकली मेरा वो एक और बेसिक सा क्वेश्चन है कि लाइक यहाँ पे तो एसईसीपी गवर्न कर रहा है ना चीज़ों को, तो वहाँ पे स्टेट लेवल पे कंपनीज इनकॉर्पोरेट होती हैं? कंपनी जो है वो स्टेट लेवल पे इनकॉर्पोरेट होती है। ठीक है, फिर उसको रजिस्टर किया जाता है फेडरल के साथ, EIN नंबर लेके, जी जी। एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर आप लेते आइडेंटिफिकेशन। हैं। तो फिर जी आप जी। फेडरल के साथ रजिस्टर हो जाते हैं, और फिर आप उसको फेडरल को टैक्स देते हैं अपनी इनकम के ऊपर भी, और स्टेट को भी टैक्स देते हैं अपनी इनकम के ऊपर भी। राइट, तो इस तरह तो सेम नाम की कंपनी दूसरी स्टेट में ओपन हो सकती है फिर? लेकिन EIN नंबर सेम नहीं होगा ना। ईआईएन नंबर सेम नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वेल, जी मोहम्मद नदीम सर। अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन ये था कि अपने का 15 अप्रैल तक जो है फाइलिंग की डेट है और उसमें एक्सटेंशन मिल जाती है 6 मंथ की। तो उससे पहले टैक्स की कैलकुलेशन करके वो जमा ज़रूर करवाना होता है। तो उस हम्म, टाइम अगर हम जो कैलकुलेशन करें और उसमें टैक्स की कैलकुलेशन में हमारे पास जो अमाउंट आ रही है वो लेस बन रही है और एट द टाइम ऑफ एक्चुअल फाइलिंग डेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा पेएबल हम्म। बनता है, तो फिर उस पर कोई पेनल्टी लगेगी, क्या होगा? देखिए, अगर तो आपकी, फॉर एग्जाम्पल से कि आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनती थी $1,000, ठीक है, और आप हैं सैलरीड पर्सन, तो आपकी तो ऑलरेडी वो लैब पैसे कट चुके होंगे। हाँ, कोई अगर ज्यादा पैसे कटे हुए होंगे तो आप रिटर्न जब फाइल करेंगे आपको रिफंड मिल जाएगा। लेकिन अगर आप सैलरी पे तो पैसे कटाते रहते, लेकिन आप साथ में सोल प्रोप्राइटर, एज अ सोल प्रोप्राइटर आप बिजनेस भी साथ करते रहे, तो उसके ऊपर आपकी टैक्स लाइबिलिटी जो बन रही होगी वो आपको जमा करानी होती है एस्टिमेटेड टैक्स की सूरत में, जो कि आप क्वार्टरली पेमेंट जमा कराते हैं। जिस तरह पाकिस्तान में अगर आपने देखा हो, आप जो है एडवांस टैक्स जमा कराते हैं हर 3 महीने के बाद, इस तरह वहां पे भी एस्टिमेटेड टैक्स आप जमा कराते हैं अपनी इनकम के ऊपर। तो आपका यूजुअली जब आप जिस टाइम, बाय द टाइम कि आप पहुंचते हैं अपनी टैक्स रिटर्न की फाइलिंग के ऊपर, तो आपका जो एस्टिमेटेड टैक्स की सूरत में या आपकी विद होल्डिंग की सूरत में, वो आपकी जो 90% जो है ना वो टैक्स की पेमेंट हुई भी होती है। अगर तो आपकी मोस्ट ऑफ द 90% ऑफ मोर देन पेमेंट हुई भी हो आपकी टैक्स लाइबिलिटी की, तो फिर अगर आप टैक्स रिटर्न लेट भी फाइल करते हैं तो आपको उस पर पेनल्टी चार्ज नहीं। लेकिन अगर आपने जो अभी तक एस्टिमेटेड टैक्स की मद में जो पेमेंट्स कराई हुई है, या जो विदहोल्डिंग की मद में पेमेंट्स हुई हुई है, वो आपकी 90% से कम है, और आप टैक्स रिटर्न की एक्सटेंशन फाइल करते हैं, और आप बाद में वो देखते हैं कि आपको पता लगता है कि जी मेरी तो अगर 1,000 बनती थी और एक्चुअल में वो 1,500 निकल आई, तो फिर आपको उस जो एडिशनल जो अमाउंट आपने लेट भी जमा कराते हैं, उसके ऊपर आपको पेनल्टी भी पड़ती है, और आपको इंटरेस्ट भी चार्ज। जी ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम। जी हम आज से सर। अस्सलाम वालेकुम सर। मैं एक वालेकुम। वकील हूँ, बतौर वकील इसको माशाल्लाह। लेके चल सकता हूँ? जी जी, आप पूछें। हाँ जी। इसके लिए कोई एग्जाम वगैरह देना होगा यूएसए का? इसके लिए आपको रजिस्टर करना होगा IRS के पास। अगर आपने किसी की भी टैक्स रिटर्न बनानी है एज अ प्रोफेशनल, तो आपको IRS के साथ जी। रजिस्टर होना होता है। उसका आपको पूरा तरीका गाइड किया जाएगा कि उसकी क्या फीस है, कैसे रजिस्टर होना है, क्या क्या उसके लवाजमात है, और पूरा बताया जाएगा। तो उसके लिए बेसिकली आपको PTIN नंबर लेना होता है, प्रिपेयर टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। वो कैसे लिया जाता है वो आपको पूरा प्रोसीजर बताया जाएगा। जी थैंक यू। और ये कोर्स सर कितनी देर का है हमारा? ये कोर्स आपका होता है वैसे तो 3 माह का, लेकिन इसमें इस दफा क्योंकि बीच में एक तो रमजान है और दूसरा ये टैक्स सीजन भी चल रहा है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली 3.5 से 4 माह तक जाता
जी ठीक, थैंक यू। जी दाऊद जी सफान। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? आई होप आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे सिर्फ दो क्वेश्चंस पूछने हैं, अभी तक जितना हमने पढ़ा इसमें से गो थ्रू करते हुए दो क्वेश्चंस थे। एक तो सर आपने बात की कि सी कॉर्प से एस कॉर्प का स्टेटस चेंज होता है, ठीक है। तो क्या हम इस कोर्स में वो भी पढ़ेंगे, सीखेंगे कि सी कॉर्प से एस कॉर्प का स्टेटस कैसे चेंज करना है, या क्या उसकी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट वगैरह है, क्या हम ये पढ़े? हम्म। सेकंड बिल्कुल चीज़ है पढ़ेंगे। कि हमने सी कॉर्प पढ़ा, एस कॉर्प पढ़ा, तो जैसे पाकिस्तान में चैरिटीज़ होती हैं, सेक्शन 42 की कंपनीज हैं, एनजीओज हैं, एनपीओज हैं, क्या हम इनकी भी इनकॉर्पोरेशन सीखेंगे इस कोर्स में? क्या वो भी इसमें इंक्लूड है? और क्या उसकी भी टैक्सेशन हम इस पे सीखेंगे या नहीं सीखेंगे? उसकी बेसिकली होती है, पहले मैं आपको पहले क्वेश्चन का बता देता हूँ। देखें, जी जी। एस कॉर्प जो है ना वो एक टैक्स का स्टेटस है। एस एग्जैक्टली। कॉर्प कोई भी बन सकता है, चाहे वो सी कॉर्प कंपनी अपने आप को एस कॉर्प बना ले, चाहे वो पार्टनरशिप अपने आप को एस कॉर्प का स्टेटस ले ले, चाहे इंडिविजुअल कंपनी कोई है, सोल प्रोप्राइटर सिंगल मेंबर एलएलसी है, वो अपने आप को एस कॉर्प का स्टेटस ले ले, उसमें कोई मसाइल का नहीं है सर, कोई भी ले सकता है। उसमें सिर्फ ओके। मकसद क्या होता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स को बचाना। बाकी उसको कैसे लिया जाता है, उसके लिए बेसिकली 2553 का ओके। इलेक्शन फाइल किया जाता है। उसे इलेक्शन फाइल करना कहते हैं, बेसिकली होता फॉर्म फाइल होता है, लेकिन उसे हम कहते हैं इलेक्शन फाइल। 2553 का फॉर्म होता है, वो पूरा आपको बताया जाएगा कि वो फॉर्म कैसे हो, क्या कैसा फॉर्म है, उसको फिल कैसे करना है, उसको फिल करके कैसे भेजना है, क्या काम करना है, ए टू जेड पूरा बताया। ओके। इसी तरह ओके। अगर कोई एस कॉर्प अपनी कंपनी को एस कॉर्प में वापस पुराने स्टेटस पे लाना चाह रहा है या सी कॉर्प में तब्दील करना चाह रहा है, तो उसके लिए 8232 का फॉर्म होता है, यहाँ तक मुझे पता है, शायद 8232 होता है। तो वो भी इलेक्शन फाइलिंग की होती है। उसमें क्या कैसे फॉर्म, कौन सा फॉर्म यूज होता है, किस तरह फिल करना है, उसको किस तरह जमा कराना है, कि क्या क्या लवाजमात है, वो सारा आपको बताएंगे। ओके। ठीक। अच्छा, दूसरा सवाल आपको क्या था भाई? मुझे मेरे तो मेमोरी छोटी, छोटा मेमोरी लॉस अच्छा, मेरा है। सेकंड क्वेश्चन दूसरा, था सर कि क्या हम मतलब चैरिटीज, ट्रस्ट, ई हाँ स्टेट हाँ। और ये भी, इनकी भी रजिस्ट्रेशन सीखेंगे? अच्छा, इसकी जो रजिस्ट्रेशन होती है ना बेसिकली वो थोड़ी डिफरेंट होती है, लेकिन वो हम कोर्स का पार्ट नहीं है। ओके। और इसकी टैक्स रिटर्न भी वैसे कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन मैं, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं देख लूंगा, इसको भी मैं कोर्स में ऐड करवा दूंगा, वो कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर जरूरत समझी, अगर ज्यादा लोगों को इंटरेस्ट हुआ तो वो भी ऐड हो जाए। ओके सर, थर्ड एक और छोटा सा क्वेश्चन है, इसी से रिलेट कर रहा हूँ। आपने जैसे बताया सी कॉप, एस कॉप, इनकी रजिस्ट्रेशन हम सीखेंगे। तो एक तो मुझे ये बताइएगा, जैसे एसईसीपी में है, जब हम एनुअल कंप्लाइंसेस करते हैं और अगर कोई चेंजेस हैं, डायरेक्टर चेंज है, फॉर्म है, फॉर्म 29, फॉर्म 21, जो भी है, जो भी कंप्लाइंसेस होती हैं, हम इसमें सिर्फ रजिस्ट्रेशन की हद तक पढ़ेंगे, या उसकी जो एनुअल कंप्लाइंसेस है, या अगर चेंजेस हो रही हैं कंपनी में तो वो भी हम इसमें पढ़ेंगे, या वो नहीं है? लेकिन उसमें 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 आपको मेन मेन एक ओवरव्यू दे दिया जाएगा। फॉर ओके। एग्जांपल, आपके आर्टिकल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसे फाइल होते हैं। जब आप ओके। कंपनी बनती है तो आपके आर्टिकल्स बनते हैं, जिसमें आपको बताता है कि भाई ये मैं हूँ, ये मेरा एड्रेस है, ये बिल्कुल मेरे बिल्कुल, सारे बायलॉज, आर्टिकल्स और एंड मेमोरेंडम, बिल्कुल ठीक है। एग्जैक्टली। वहाँ पे सिंपल आर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट होता है, वो ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होता। मैं आपको, मुझे कोई मिला तो मैं आपको शेयर भी कर दिखा दूंगा ओके। आपको ओके। ऑनलाइन। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या होता है, वहां पे ये होता है कि अगर आप कुछ चेंजेस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक पार्टनर चला गया, दूसरा पार्टनर आ गया, तो उसके एग्जैक्टली। लिए बनता है ऑपरेटिंग एग्रीमेंट। अच्छा, जो ऑपरेटिंग एग्रीमेंट है ना, वो कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं होता। वो जस्ट आप स्टेट को बता देते हैं कि भाई ये मैंने चेंजेस कर दी है, आप बताएं, आप ना बताएं तो भी कोई इतना मसला नहीं होता। तो वो ये होता है कि अगर आप बता देते हैं तो ये कि आपकी स्टेट की वेबसाइट के ऊपर उसको अपडेट आती है कि भाई ये एलएलसी है, फॉर एग्जाम्पल जी के पहले एलएलसी में जो था, जो ए बंदा और बी बंदा थे, अब ए बंदा छोड़ गया और बी और सी बंदा है। तो वो ऑपरेटिंग एग्रीमेंट होता है, जिसके अंदर आप बता देते हैं, आर्टिकल्स में आपकी चेंजेस नहीं होती। तो वो भी सिंपल होता है, वो भी आपको बता दिया जाता है कि यार, मतलब वहां पर अपने स्टेट की वेबसाइट पे जाके ही करना होता है। हर स्टेट की एक वेबसाइट होती है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के नाम से। ओके। तो उसके अंदर एग्जैक्टली। उसकी सारा, उसके बिजनेस की नेम्स, बिजनेस की डिटेल्स वगैरह होती हैं। कुछ वेबसाइट्स आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देती हैं, कुछ वेबसाइट आपको पैसे मांगती हैं कि जी $10 दो, $20 दोगे तो हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। तो ये डिपेंड कर रहा होता है कि आपने किस स्टेट में कौन सी एलएलसी खोली है, तो वो अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से बता दिया। लेकिन आपको मेन चीज, जो मेन का जो ट्रस्ट है ना, वो यही होता है कि आपका जो आपके एलएलसी बनती है तो उसमें आर्टिकल्स आपके फाइल होते हैं, और अगर आप बाद में कोई चेंजेस करते हैं तो उसके लिए ऑपरेटिंग एग्रीमेंट में चेंजेस करते हैं आप। सर एक और छोटी सारी चीज,
जैसे पाकिस्तान में हम जो है फॉरेन कंपनीज वगैरह को जो है वो रजिस्टर करते हैं, तो उसका एक प्रॉपर पैटर्न है, ठीक है। प्रॉपर हम उस लॉ को जो है वो फॉलो करते हैं। अब यूएस में अगर यहाँ की कोई कंपनी रजिस्टर करने जाए तो वहाँ पे कोई ऐसा कोई लीगल स्ट्रक्चर है या नहीं है, या वो अलाउ कर देते हैं हमें? वो आपको अलाउ कर देते हैं, बस आपने वहां पे फिर ITIN भी लेना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप पाकिस्तान में इंडियन लेते हैं ना, इस तरह हम्म। वहां पे तो आपका बेसिकली आपका EIN नंबर चल रहा होता है बिजनेस की सूरत में। और आपका अगर इंडिविजुअल है तो आपका SSN चल रहा होता है। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल लेवल पर हैं, फॉर एग्जाम्पल आप पार्टनरशिप वहां पे रजिस्टर कर रहे हैं, तो जितने पार्टनर्स होंगे उनको ITIN भी लेना पड़ेगा। बिजनेस का EIN ऑलरेडी रजिस्टर हो जाएगा, और ओके, पार्टनर्स को इंडिविजुअल लेवल पे ITIN भी लेना। ठीक है सर, थैंक यू फॉर द नाइस वेलकम। सोल्यूशन, थैंक यू सर। वेलकम जी। अनवर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं। मैं बेसिकली LLC फॉर्मेशन में ऑलरेडी फाइवर के ऊपर मैं लेवल 2 का सेलर भी हूं, और माशाल्लाह। 2 साल से मैं तकरीबन LLC फॉर्मेशन और ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स में मैंने किए हैं। तो जबरदस्त। मैं जिस इसको टैक्सेशन को भी साथ लेके चलना चाह रहा था, क्योंकि काफ़ी सारे क्लाइंट्स जो है ना वो टैक्स का भी पूछते रहते हैं, तो इसलिए मैंने हम्म, एनरोल किया। मेरा जो माशाल्लाह। बेसिकली क्वेश्चन एक जो बेसिक क्वेश्चन है वो ये है, जब हम LLC फाइल करते हैं तो उसका जो बाय डिफॉल्ट जो टैक्स स्टेटस होता है वो क्या होता है? वो एस कॉर्पोरेशन होता है या सी कॉर्पोरेशन होता है? क्योंकि वहाँ पे नहीं हम देखिए, जो मैं बताता हूँ। देखिए, वहां पे जब आप LLC फाइल करते हैं तो पहले तो आप ये देखते हैं कि आप सिंगल मेंबर LLC हैं या आप मल्टी मेंबर LLC हैं। सिंगल की अगर मैं आप, ज्यादा बात करूँ। ठीक है, सिंगल मेंबर हम्म। LLC होती है डिसरिगार्डेड एंटिटी। डिसरिगार्डेड एंटिटी का मतलब ये होता है कि ये कोई अलग से इसकी रिटर्न फाइल नहीं होगी। जो इंडिविजुअल बंदा होगा वो अपनी ही बिजनेस की रिटर्न, अपनी ही इंडिविजुअल लेवल पे ही बिजनेस रिटर्न, जो कि कैजुअल C कहलाता है वहां पे, उसके अंदर इसको फाइल करेगा, उसका बिजनेस का प्रॉफिट लॉस जो भी होगा। सही हो गया, ठीक है। ठीक है। अगर मल्टी मेंबर LLC आप फाइल करते हैं तो वो पार्टनरशिप के तौर पे फाइल होती है 1065 पे। अच्छा, अगर आपने C कॉर्प बनानी है तो आप उसको C कॉर्प के तौर पर फाइल कर लेते हैं, या आप बाद में इलेक्शन फाइल करके 8232 है या 8323 का कोई करके फॉर्म है, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद, तो वो आप फाइल करते हैं और आपको C कॉर्प का स्टेटस दे दिया जाता है, जिसके अंदर फिर आपकी जो है वो टैक्सेशन सी एज अ C कॉर्प होती है। S कॉर्प लेने के लिए आप चाहे सिंगल मेंबर LLC हैं, चाहे आप पार्टनरशिप हैं, चाहे आप C कॉर्प हैं, आपको 2553 फॉर्म फाइल फाइल करते और आपको S कॉर्प का स्टेटस मिल जाता है। सही हो गया, ठीक है सर। ठीक है। दूसरा ये सर, हम इंडिविजुअल का यानी हम कंप्लीट इसको ओवरव्यू करेंगे तो अभी हमें क्या बेनिफिट हो सकता है जो करंटली ये जो क्वार्टर चल रहा है, ये इस ईयर के जो हम रिटर्न फाइल करेंगे, देखिए, क्योंकि टैक्स का सीजन तो आपका चलेगा 15 अक्टूबर तक। ठीक है। हाँ, अभी हम्म। जो रश होता है वो उन लोगों का होता है जिन्होंने ये रिफंड लेने होते हैं, जो इस चक्कर में होते हैं कि हमारी इनकम कम है, हम अभी टैक्स रिटर्न फाइल करें और IRS से हम $5000, $6000, $3000, $2000 का रिफंड ले लें। तो वो उनका रिश्ता होता है। लेकिन आपका टैक्स का सीजन चलता रहता है 15 अक्टूबर तक। और 15 अक्टूबर के बाद फिर वहां पे फिर रिक्रूटमेंट शुरू हो जाती है कंपनीज में, CPS फर्म्स में, और मुख्तलिफ लेवल पे के ऊपर कि वो आपको रिक्रूट करते हैं, तो क्योंकि उन्होंने फिर ट्रेनिंग देनी होती है आपको अगले सीजन के लिए। तो हम्म। आपके लिए मतलब पूरा साल ही हरा है, ग्रीन है, कोई मसला नहीं है। सही। और सर जो और अगर एडवांस अगर आप जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आप फाइवर पे काम कर रहे हैं और आपको इनकेस कोई टैक्स रिटर्न आ जाती है या कोई रेफरेंस के तौर पे आपको पूछ लेता है, तो उसके लिए मैं आपके साथ अवेलेबल हूँ, मैं आपको गाइड कर दूँ। सर बिल्कुल मैंने आपसे कांटेक्ट करना है, क्योंकि मेरे पास करंटली है कोई बात। वो उस श्योर। हवाले से इंशाल्लाह हम डिस्कस करें। दूसरे जो एडवांस डिडक्शन की आपने बात की है, तो एडवांस डिडक्शन जो होती है ये LLC और जो कॉरपोरेशन होती है उनसे भी होती है, जिस तरह आपने अभी बात थोड़ी देर पहले आपने एडवांस क्वेश्चन। की एस्टिमेटेड टैक्स की बात कर रहे हैं। जी जी, एस्टिमेटेड टैक्स की बात कर रहा हूँ। हाँ, एस्टिमेटेड टैक्स में ये होता है ना कि अगर आप सिंगल मेंबर LLC हैं, ठीक है, तो आप हम्म। बिजनेस कर रहे हैं तो फिर आपको एस्टिमेटेड टैक्स जमा कराने होंगे, या आप C कॉर्प है तो आपको एस्टिमेटेड टैक्स जमा कराने होंगे। हाँ, अगर आप पार्टनरशिप है या आप S कॉर्प है तो उसमें जो है वो आपको देखा जाता है कि आपकी इनकम का लेवल किस पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ पे जरूरत है, कहाँ पे नहीं, क्योंकि उसमें से केवल निकलता है
वो K1 फिर आपका इंडिविजुअल लेवल के ऊपर जाता है, वो टैक्सेबल होता सिंगल मेंबर पे नहीं होता है एस्टिमेटेड टैक्स, राइट? है। अगर बिजनेस कर रहा है तो फिर होगा। क्या कह रहे हैं सर, सॉरी? अगर बिजनेस सिंगल मेंबर LLC है, बिजनेस कर रही जी है, तो उसको जी। जमा कराना लेकिन होगा। मैं ऑलमोस्ट खुद इस फील्ड के अंदर अमेजोन हम सेल करते रहे हैं हम्म ऑलमोस्ट हम्म 2020 से, ठीक है। हम्म। तो हमने तो कभी भी यानी किसी एलएलसी खुद भी मैंने मतलब हमने कभी हाँ देखिए एडवांस में इससे टैक्स नहीं जमा किया है, और ना ही कोई ऐसा ठीक है। सीन हुआ आप है। और तो हम आपने रिटर्न भी जो फाइल 1040 करते हैं एनआर वो 0 0 करते हैं, नहीं, मतलब आप ये 1040 एक्सपेंस एनआर वगैरह रिटर्न शो फाइल कर। हाँ 1040 वो कर रहे थे हम। हाँ 1040 एनआर कर रहे होंगे अगर आप पाकिस्तान से हैं। अगर आप जी। यूएस में हैं, SSN नंबर है, तो फिर आप 1040 करेंगे। और अगर आपके पास SSN नहीं है, ITIN है, तो फिर आप 1040 एनआर करेंगे, नॉन रेजिडेंट। आईटीआईएन भी नहीं है। अब वो जो फार्मा 1120 और वो 5472 हम। 5472, हाँ हाँ, वो दैट इज डिफरेंट थिंग। वो 5472 जो होता है वो बेसिकली ये होता है कि आप ये बताते हैं कि मैंने पाकिस्तान में बैठ के यूएस में कितने पैसे भेजे और यूएस से कितने पैसे पाकिस्तान मंगवाए। बस वो आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन उनको देनी होती है। वो 5472 और 1120 का फर्स्ट पेज लगता है बेसिकली, उसके ऊपर वो परफॉर्मा कहते हैं उसको, फर्स्ट पेज होता है जिसपे आपसे बताते हैं कि मेरी LLC का नाम ये है, ये है, एड्रेस ये है, सारा कुछ ये है। बस ये 4-5 चीजें होती है जो आपने उसमें बतानी होती है। उसे उसका एक पेज लगता है, फर्स्ट पेज लगता है। और बाकी आपका 5472 के 4 पेजेस होते हैं। तो वो बेसिकली आपकी एक अलग से रिक्वायरमेंट होती है जिसमें आप ये बताते हैं कि मैंने पाकिस्तान से बैठ के यूएस में कितने पैसे भेजे और यूएस से कितने पैसे वापस पाकिस्तान मंगवाए। वो दैट इज डिफरेंट थिंग। जो यहाँ पे होती है उसकी रिटर्न होती है 1040 एनआर, अगर आप पाकिस्तान में बैठे। और वो उसकी रिक्वायरमेंट तब होती है कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपका बिजनेस जो है, अगर तो वो ऐसा है कि जिसमें आपने वहां पे ऑफिस लिया हुआ है, या आप Amazon के थ्रू अगर काम कर रहे हैं और आप उनका वेयर हाउस यूज कर रहे हैं फॉर बिजनेस, तो फिर आपको रिक्वायर होता है कि आप 1040 एनआर फाइल करें। लेकिन उसमें लोग ये करते हैं कि वो अपना क्या करते हैं। हेलो। हेलो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जी आवाज नहीं आ रही आप लोगों की। ओके ओके, होल्ड ऑन फॉर अ मिनट, कोई नेटवर्क का इशू होगा। आई थिंक नेटवर्क का इशू है, मैं समझा मेरी तरफ है, लेकिन माशाल्लाह इतने सारे। देखो मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है सर। जी आ रही है। सॉरी, लाइट चली गई, सॉरी। अच्छा, तो मैं ये बात कर रहा था कि अगर आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और आप यूएस में बिजनेस कर रहे हैं, तो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट होती है कि कौन से बिजनेस होते हैं जिनके ऊपर आपको इनकम पे आपको टैक्स भरना है। फॉर एग्जाम्पल आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो आपको टैक्स पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप वहाँ पे कोई सर्विसेज दे रहे हैं तो आपको टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने वहाँ पे कोई ऑफिस लिया हुआ है, तो फिर आपको टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। लेकिन उसका लोग क्या करते हैं, जुगाड़ लगा के करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपने वहां पे यूएस में बैठ के, पाकिस्तान से बैठ के यूएस में आपने $10,000 की रिटर्न की जो है वो फाइल की है, इनकम जनरेट की है। तो क्या करते हैं, पाकिस्तान से ही बैठ के जो है ना कुछ एक्सपेंसेस ऐसे डाल देते हैं आउटसोर्स इनकम के, कि वो आप इनकम को जो है ना या तो बहुत ही मिनिमम कर देते हैं या उसको नेगेटिव कर देते हैं। तो लोग इस तरह करते हैं, तो उस तरह करके भी लोग 1040 एनआर की रिटर्न फाइल कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग वो भी नहीं करते। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से प्रोसेस इस्तेमाल कर रहे हैं। यूजुअली लोग नेट 1040 की रिटर्न फाइल नहीं कर रहे होते, जिस तरह आप भी शायद मेरे ख्याल से नहीं कर रहे होंगे। लेकिन वैसे असूलन करना बन रहा होता है। ये देखना पड़ता है कि आपका बनता है कि नहीं बनता। उसकी जो चीजें होती है ना वो चेक की जाती है पहले एक बार, फिर उसके बाद देखा जाता है कि आपका बनता है 1040 फाइल करना, तो फिर फाइल की जाती है, अदरवाइज नहीं की जाती। मोस्टली सर नहीं करते। उसकी वजह ये है कि हमारे पास आईटीआईएन नहीं होता है ना, तो उसके लिए हाँ तो हमें ऐसी बिल्कुल। आईटीआईएन चाहिए। जी ATN चाहिए। उसका भी ये होता है कि आज जब आप पहली रिटर्न 1040 की फाइल करते हैं, तो वो आप फाइल करेंगे और साथ W7 फॉर्म फिल कर देंगे, तो आपको ITN साथ मिल जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया सर। ठीक है। अच्छा जी, आरिफ हाशिर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम आरिफ।
हाँ अब जी जी मुझे दो सवाल थे। एक तो ये कि टैक्स ईयर वहाँ यूएस का, आई अंडरस्टैंड कि जनवरी से दिसंबर होगा इंडिविजुअल के लिए जिसकी हम बात करें, टैक्स रिटर्न नहीं ये नहीं, होंगे हाँ अप्रैल में। जी, वहाँ पे कैलेंडर कैलेंडर ईयर चलता है कि जनवरी टू कैलेंडर ईयर दिसंबर। चलेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी 2024 की रिटर्न फाइल हो रही है 1 जनवरी जी 2024 से लेके 31 दिसंबर 2024 तक जो भी इनकम की है आपने कमाई है उसके ऊपर आप रिटर्न के ऊपर आप टैक्स देंगे 2025 15 अप्रैल से पहले पहले। राइट राइट राइट। और दूसरे ये जो आपने बताया था कि मुझे एज ए सैलरीड पर्सन या मेरी कोई बिजनेस इनकम होगी इंडिविजुअल की, तो टोटल हम्म। रेवेन्यू पे कुछ मुझे रिडक्शंस मिलेंगी। तो वो जी स्टैंडर्ड बिल्कुल। जो आपने स्लैब्स भी बताए हैं, तो अगर हम्म। लेट्स से मेरा बिजनेस भी साथ में इनकम है तो उसमें मेरे अपनी एक्सपेंसेस कुछ कैलकुलेट करने की इजाजत है मुझे जी जी, उसमें, या वो भी वो होगा, वो स्पेसिफाइड डिडक्शन है? भी मिलेंगी। अच्छा। वो भी ओ मिलेंगी, राइट राइट। वो भी मिलेंगी, ओके। वो भी मिलेंगी। राइट। थैंक वो यू अलग सर। होंगी, वो अलग होंगी। जैसे फॉर राइट। एग्जाम्पल वो आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। आपने सैलरी ली जी 50,000 डॉलर, ठीक है ना, आपकी जी पूरी साल की सैलरी है 50,000 डॉलर, जी। और आपने बिजनेस से भी कोई 25,000 डॉलर कमाए, लेकिन उस बिजनेस में राइट आपके एक्सपेंसिव भी थे 20,000 डॉलर के। तो आपकी राइट जो सैलरी टैक्सेबल इनकम होगी वो होगी 50,000 डॉलर आपकी सैलरी, और जो 5,000 आपका जो प्रॉफिट आया वो 55,000 राइट डॉलर जो होगी, ये आपकी टैक्सेबल इनकम बनेगी। इस टैक्सेबल इनकम में से आपका जो माइनस होगा वो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप राइट मेरिट वाली ज्वाइंटली कर रहे हैं तो आपको 28,000 के करीब आपको वो माइनस हो जाएगा। तो पीछे जो राइट बचेगा वो उसमें, और फिर उसमें जो बचेगा पीछे उसमें आपको फिर क्यूबीआई की डिडक्शन मिलेगी बिजनेस करने की वजह से। राइट जो राइट। ओके। क्वालिफाइड बिजनेस इनकम होती है उसका बीस जी जी। परसेंट आपको अलग से मिल जाएगी। तो 5,000 का जो राइट। है 20% आपको अलग से माइनस हो जाएगा। तो फिर उसके पीछे जो ओके। बचेगा वो आपकी जो है उसके ऊपर आपकी टैक्स की परसेंटेज लगेगी। टैक्स राइट परसेंटेज लगे। थैंक ये यू सर। आपको मैं बहुत। ये आपको इंशाल्लाह मैं इन डिटेल पूरा फॉर्मूले के साथ के क्या है वो बताऊंगा। लेकिन आपको वो उसकी फॉर्मूले की मतलब वैसे आपको समझने की सिर्फ होगा, लेकिन वैसे आपको उसके ऊपर कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हम लोग जब तक सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होंगे, जब हम उसको बता देंगे कि भाई ये मेरी सैलरी है, ये मेरी इनकम है, ये मेरे एक्सपेंसेस हैं और ये मेरा नेट प्रॉफिट है, तो वो ऑटोमेटिकली सारी डिडक्शंस और वो लेके आपको टैक्स की कैलकुलेशन करके दे देता है। लेकिन फॉर्मूला आपको मैं इसलिए बताऊंगा ताकि आपको पीछे बैकग्राउंड पे इसका पता हो कि पीछे बैकएंड पे इंजीनियरिंग क्या चल रहा है। अच्छा जी, बस ये शेहजाद साहब। वालेकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि एक तो एलएलसी जो होगी वो इसमें हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, वो मुझे समझ आई है कि वो भी सारी की सारी करवाएंगे। दूसरा ये है कि कस्टमर क्रिएशन का हमें करवाया जाएगा कि कस्टमर क्रिएशन कैसे करेंगे हम लोग। देखिए, कस्टमर आपको मार्केट बता दी जाएगी कि ये मार्केट है, तो यहाँ से आप ले सकते हैं। हाँ, अब मैं उसमें डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स तो खैर नहीं आपको गाइड कर सकता, लेकिन ये है कि आपको मैं गाइड कर, जैसे मैंने अभी स्टार्ट में भी, अगर आप शुरू में थे तो मैंने आपको बताया था कि 3-4 तरीके हैं जहाँ से आप अपनी सोर्स इस सूत्र को यूज करके आप जो है वो अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो उसमें अगर आपका मकसद है कि फाइवर और अपवर्क के थ्रू जनरेट करना है, तो उसके लिए तो आपको फिर वो मैं नहीं बता पाऊंगा। हाँ, अगर आपने जो है वो जनरेट करना है थ्रू किसी रेफरेंस के थ्रू, या ऑप्शन होती है आपके पास कि सीपीएफ, जो हमारा मकसद है ना स्पोर्ट्स का वो ये है कि आपको इस प्रिपेयर कर दिया जाए कि अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे भी किसी की छोटी मोटी रिटर्न करना चाहते हैं तो वो आप कर सकें, जैसे फाइवर पर के ऊपर, या आप सीपीए को मेजर तो ये होता है कि हमारा मकसद ये है कि आप किसी सीपीए के साथ लगे और उस सीपीए को असिस्ट करें और उस सीपीए से इनकम कमाएं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सीपीए के साथ काम करते हैं तो आपको 15 से 25 डॉलर पर मंथ पर आवर घंटा आपको दे देता है वो। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम मिनिमम भी चले तो 10 डॉलर भी चलते हैं फॉर एग्जाम्पल से। तो अगर आप डेली के 80 डॉलर के 8 डॉलर 80 डॉलर कमा रहे हैं 8 घंटे काम करके, तो आपके महीने का हिसाब लगा लें, तो आप उसको 280 से या 300 से मल्टीप्लाई कर लें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी इनकम कहाँ पे कहाँ पहुंच जाती है। तो हमारा मकसद जो ये होता है कि आपको इनेबल कर दिया जाए कि आप किसी के साथ काम करें। उससे फायदा क्या होता है कि आपको सीखने के लिए मजीद मौका मिलता है, आप रियल लाइफ सिनेरियोज में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अगर आपको वो ऑप्शन नहीं मिलती तो सेकंड बेस्ट ऑप्शन आपकी क्या होती है कि आप किसी बीपीओ फर्म में काम करें, जहाँ पे आपको नाइट शिफ्ट में ऑब्वियसली काम करना पड़ेगा। जो यूएस में टेक फर्म्स होती हैं उन्होंने पाकिस्तान में अपने बैक ऑफिस खोले होते हैं, वहां पे भी आपको, जिस तरह मैं भी यही काम करता हूँ, मैं खुद भी एक फर्म के साथ अटैच हूँ, तो वो आपको अच्छा खासा वहाँ पे अर्निंग लर्निंग का मौका मिलता है। थर्ड ऑप्शन जो होती है वही होती है कि जो लोग फाइवर और अपवर्क पे होता है कि यार चलो लिंक्डइन के ऊपर अकाउंट बना लिया, फाइवर पे अकाउंट बना लिया, अपवर्क पे अकाउंट बना लिया, और फाइवर अपवर्क के ऊपर आप करें तो बुक कीपिंग का तो काम आपको बहुत मुश्किल है मिलना, क्योंकि आज तक कि आपकी रेटिंग ना हो आपको काम इजीली नहीं मिलता। लेकिन अगर आप बुक कीपिंग का काम कर रहे हैं
तो आपको फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट आपसे बुक कीपिंग करा रहा है, तो ऑब्वियसली आजकल के सीजन में आपसे टैक्स रिटर्न का सीजन में, तो आप उसको टैक्स रिटर्न की सर्विसेज भी दे सकते हैं। और ऑब्वियसली अगर आपको देंगे तो वो आपको 4 क्लाइंट और रेफर कर देगा, तो वो एक आपके पास एक एडिशनल सोर्स हो जाती है। तो इस तरह के मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि आप कैसे कैसे तरीके से आप सोर्सेज जनरेट कर सकते हैं, या आपका कोई दोस्त यार, आपका कोई कजन, कोई रिश्तेदार आपका यूएस में बैठा हुआ है, आप उससे बात कर सकते हैं, उससे कहते हैं कि भाई मैंने मुझे टैक्स रिटर्न का काम पकड़ के दो, तुम्हारी रिटर्न मैं फ्री कर दे $100 में से 150 मैं रख लूंगा, 150 तुम रख लेना। इस तरह कोई भी आप उनके साथ जो है वो कर सकते हो डील। तो ये ऑप्शन है जो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि आप इन इन सोर्सेज के थ्रू जो है वो कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं अपनी इनकम। दूसरा सर शुक्रिया। दूसरा ये है कि ये ऑनलाइन ही रहेगा या फिजिकल भी है कोर्सेज? देखिए मैं तो बैठा हुआ हूँ इस टाइम मानसेरा, कभी मैं मानसेरा होता हूँ, कभी मैं इस्लामाबाद होता हूँ, कभी मैं लाहौर होता हूँ, तो फिजिकल तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फिर हमारे जितने भी दोस्त हैं, कोई लाहौर से है, कोई फैसलाबाद से है, कोई कराची से है, ये क्लासेस हमारा जो मकसद मकसद है इस क्लास का वो यही है कि हर कोई बंदा अपने घर की या ऑफिस में बैठे बैठे अपनी क्लास ले ले, उसको कहीं जाना ना पड़े, उसको कहीं आना ना पड़े, और उसको सारी चीजें तो उसको इंशाल्लाह यहीं पे मिल जाएंगी। अभी आपके साथ जिस तरह मैंने स्लाइड शेयर की, इस तरह आपकी हर क्लास की स्लाइड होगी, आपको वो एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। और आपको साथ साथ लेक्चर जो है वो भी रिकॉर्ड जो है वो भी आपके नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर रिकॉर्ड होके आपके पोर्टल पे आपको उसकी एक्सेस दे दी जाएगी, जिसे आप बाद में भी सुन सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। जी शुक्रिया सर। ठीक है। जज़ाक। अच्छा जी, वसीम शहजाद साहब ने हाथ खड़ा किया था, मैंने बेसिकली उनको पूछा था, आपका भाई ने शायद नाम सेम है तो इसलिए वो कंफ्यूज हो गए। वसीम शहजाद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर वसीम शहजाद फ्रॉम कराची। सर थोड़ा पिछला एक्सपीरियंस बता देता हूँ। 2012 से मैंने सेल टैक्स का काम शुरू किया था, कराची से, एसआरबी से, सिंध रेवेन्यू बोर्ड से। और इसके बाद पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, इसके अलावा बलूचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी और केपीके में मैं ये मुसलसल काम, एक सिक्योरिटी कंपनी है उसके थ्रू कर रहा था। उसके की बाद आवाज फिर कट इनकम गई है। टैक्स किया। सर उसके बाद फिर इनकम टैक्स किया, इनकम टैक्स में थोड़ा सा एक्सपीरियंस लिया विद होल्डिंग एडजस्टमेंट में। तो अब सर मेरा क्वेश्चन आपसे हम्म। ये है कि मैं अगर ये यूएस वाला कोर्स कर लेता हूँ, इसका कोई मतलब कराची के अंदर ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ मैं फिजिकल जाके कोई प्रैक्टिस कर सकूँ, या फिजिकली मुझे कोई जैसे हम कहते हैं ना इंटर्नशिप वगैरह कोई जी और जी हो, ठीक है मैं यहाँ से जी तो जी, कर मैं वही लूंगा। बता रहा हूँ। जी जी, वो ये है कि जिस तरह मैं बताया ना, बीपीओ का मैंने अभी से पहले बताया, ये होता है बिजनेस प्रोसेसिंग ऑफिस, कुछ इस तरह कुछ बीपीओ का शॉर्ट फॉर्म बनती है, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद। ये होता क्या है कि यूएस में किसी ने टैक्स फर्म खोली, अब यूएस में अगर वो फॉर एग्जांपल लोगों को हायर करेगा टैक्स रिटर्न बनाने के लिए, तो उसको तकरीबन $5 से $7 पर मंथ देना पड़ेगा। वो क्या करते हैं, वो पाकिस्तान से लड़के हायर कर लेते हैं, पाकिस्तान में अपने किसी दोस्त यार को बिठाया भेजा, या वहां से किसी को लगाया, उसने ऑफिस यहाँ पे खोला और यहाँ पे लोगों को हायर किया जाता है, उन्हें कहते हैं बीपीओ। तो कराची में बहुत ज्यादा बीपीओ है। ठीक है, और आप लिंक्डइन पे अगर होंगे तो आपको वहां पे आप देखें, तो वहां पे काफी सारे जो है ना वो एड्स आए हुए होते हैं लिंक्डइन के ऊपर भी और इंडीड की वेबसाइट के ऊपर भी। तो आप कराची में बहुत बीपीओ हैं, आपको वहाँ पे बहुत काम करने को, इंटर्नशिप करने को, जॉब करने को मिल सकता है। जॉब अगर आप ये कोर्स करने के बाद इंटर्नशिप करते हैं तो इंटर्नशिप आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट जॉब ही करेंगे, और आपको इंशाल्लाह जॉब में ही आपको 1.5 1 लाख 1 लाख 1.5 लाख की आपको ऑफर सैलरी कर दी जाती है। सर एक्चुअली मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, अनफॉर्चुनेटली थोड़ा भी मैं मतलब जॉब छोड़ दी है कंपनी की कुछ पॉलिसीज की वजह से। मैं ये चाह रहा था कि अभी हम्म। मैं फ्री हूँ तो साथ साथ कोर्स भी चलता रहे, और इंटर्नशिप अगर आप कोई इंस्टीट्यूट या आप कोई इदारा रिकमेंड करें तो मैं वहाँ चला जाता हूँ। भाई मुझे कराची का तो इतना आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि अगर लाहौर में अगर 100 है ना, तो कराची में 500 है। ओके। 4 से 5 गुना वहां पे ज्यादा फर्म है, लाहौर से ज्यादा। ओके चलिए तो ठीक है सर, वहां पे, मैं कोशिश करूँ। हाँ, उसमें उसमें ये है कि आप कोशिश कीजिएगा, आमिर भाई से पूछ लीजिएगा, आमिर भाई का शायद रेफरेंस हो कराची में कोई, वो आपको बेहतर गाइड कर सकेंगे, या इंस्टीट्यूट जिसके थ्रू आपने मतलब जिनके रेफरेंस से आप इंस्टीट्यूट में आए हैं, उससे पूछ लीजिएगा, वो भी आपको गाइड कर सकेंगे, क्योंकि कराची में बहुत फर्म्स हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं हूँ। हाँ अलबत्ता इसमें हमारे पास जैसे आपके जो एलएलसी के ट्रेनर हैं, साद साद भाई, साद वकार साहब, वो कराची से ही हैं, तो वो भी शायद आपको गाइड कर सकें, तो वो आपको बेहतर बता सकेंगे। मेरा कराची का इतना कुछ एक्सपीरियंस नहीं है ना, मैं गया हूँ कभी,
तो मैं आपको मुश्किल ही है मेरे लिए आप कराची का गाइड करना। मैं इनफेक्ट लाहौर का भी आपको ना बता पाऊँ क्योंकि मैं खुद इस टाइम मानसेरा बैठा हूँ। अच्छा जी, हिनाद अहमद साहब। जी सलामकुम सर। अच्छा मुझे वालेकुम सर ये सलाम। पूछना कि जो सेल्स एंड यूज टैक्स होता है उसकी अगर हमने रिटर्न फाइल नहीं की, लेट फाइल करें, उसके ऊपर पेनल्टी चार्ज होती है, उसको वेव करवा सकते हैं? बिल्कुल आप करवा सकते हैं, फोन करके कॉल करके आपको एक बार में अलाउ कर देते हैं। एक बार तो उन्होंने अलाउ कर दिया, दूसरी दफा हुआ है ये बेसिकली। दूसरी दफा हुआ है तो फिर उनसे मिलते तरले करो कर देंगे। डिपेंड अच्छा करता है वो कि एक आपको दफा। कौन सा एजेंट मिलता है। एक दफा तो उनकी अच्छा पॉलिसी होती है वो कर देते होते हैं, दूसरी बार जो है ना वो आप मिलते तरले करो तो कर देते होते हैं। करा देंगे डिपेंड फीचर करता है तो कि आपको एजेंट कौन सा मिला अच्छी है। बात है ना। वो आप एक दो बार हम तो ट्राई अच्छी करो, नहीं एक कराएंगे। एजेंट नहीं करता तो फिर दोबारा ट्राई करो, किसी और एजेंट से बात करो, किसी और तो हो जाता नहीं अच्छी बात है ना ठीक तो। है, ये मतलब कि पॉसिबल है। अच्छा ये सर जो है जी। 15 अप्रैल को रिटर्न फाइल करनी होती है, ये इसके लिए हाँ ITIN का होना जरूरी होता है या EIN की बेस के ऊपर भी फाइलिंग कर सकते हैं? देखिए, ईआईएन तो करेगा बिजनेस की रिटर्न फाइल। अगर तो आपका अब जो आपका आईटीआईएन है वो होती है इंडिविजुअल लेवल के ऊपर। अब आपकी एलएलसी कौन सी है, सिंगल मेंबर है मल्टी मेंबर है? सिंगल मेंबर है। सिंगल मेंबर है तो आपको फिर आईटीआईएन लेना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए ये होगा कि आप अभी 15 अप्रैल से पहले रिटर्न फाइल करेंगे तो आप W7 फॉर्म साथ फिल करके भेजेंगे तो आपको आईटीआईएन भी साथ ही आ जाएगा। अच्छा यानी कि दोनों ITIN के बगैर वो उसका नहीं है कोई, ITIN का होना जरूरी है हाँ सिंगल लेकिन मेंबर वो में? ये होगा ना कि अभी अभी आपने पहले अपनी रिटर्न फाइल करेंगे ना तो उसमें आपके साथ साथ आपको आईटीआईएन भी साथ ही मिल जाएगा। तो आपको लिए नेक्स्ट बिल्कुल ठीक रिटर्न है। के लिए फिर आपको मतलब नहीं होगा। आपको मतलब जब भी आपने आईटीएन लेना है आपको साथ रिटर्न फाइल करनी ही होती है। तो आपने अगर अभी फाइल करनी है तो बिल्कुल आपके ठीक है। पास टाइम है 15 अप्रैल तक। आप उससे पहले पहले मतलब कुछ 15-20 दिन का मार्जिन रखें क्योंकि आपको ये बाई पोस्ट भेजना होगी। ठीक है, तो हम्म। आप वो रिटर्न फाइल बना के साथ अपना W7 फॉर्म एक होता है वो फिल करके आप भेजेंगे तो आपको आईटीआईएन मिल जाएगा। सर इसमें फॉर्म कौन सा लगाएंगे सिंगल मेंबर में? ठीक W7। हो गया। तो सर एक लास्ट नहीं चीज ये थी, एक ना रिटर्न की यूबीओ, फॉर्म। यूबीओ के नाम से ना एक फॉर्म फिल करना पड़ता है बैंक अकाउंट के लिए, पाइनियर के लिए। वो सर पाकिस्तान से हो पाता है या वो आउट ऑफ कंट्री से यूएस से ही हो पाएगा? अल्टीमेट कौन सा बेनिफिशियल फॉर्म? ओनर एक ना वो कोई चीज मांगते हैं बीओआई ये। बीओआई इस बीओआई बीओआई यूबीओ, बेनिफिशियल यूबीओ। यूबीओ। वो तो बीओआई का तो मुझे पता है, यूबीओ का मैं पहली बार सुन रहा हूँ। उसके यूबीओ लिए फिर आप सर वो बैंक रिक्वायर्ड करते हैं, बैंक के लिए चाहिए होता है। बाज ऑर्गेनाइजेशन कुछ बैंक्स होते हैं केवाईसी वो के लिए यूज यूबीओ होता है, मांगते हैं। नो योर कस्टमर केवाईसी के लिए यूज होता है यूबीओ। जी जी। हाँ वो तो वो मैं आपको कैसे पूरी क्रिएट इन्फॉर्मेशन कर देनी सकते होती है। हैं? नहीं सर आवाज नहीं आ रही। उसमें तो आपको अपनी इन्फॉर्मेशन देनी होती है ना कि मैं ये हूँ, मेरा नाम ये है, कंपनी का नाम ये है, फलाना ये है। नहीं वो तो कहते हैं उसको नोटराइज भी करवाएं आप, तो वो मेरा ख्याल फिर यूएस से ही हो पाएगी, पाकिस्तान से तो नहीं हो पाएगी क्योंकि हम यूएस बेस्ड अकाउंट ही ओपन करवा रहे हैं। आप नहीं, आप फिजिकल बैंक में ओपन करा रहे हैं या नहीं वर्चुअल नहीं करा रहे हैं? नहीं है वर्चुअल, या जो पाइनियर है ना उसके अंदर ये अभी नई रिक्वायरमेंट उसने ऐड कर दी है, पहले ये नहीं पूछता था। अच्छा, इसका इसका जो आपको बेहतर हाल है ना वो आपको ये साद बकार साहब है जो आपको ये एलएलसी फॉर्मेशन और ये पेनियर के अकाउंट की क्रिएशन और वाइज की और ये सारी बताएंगे। तो वो आपको इस पेज पे इस पॉइंट पे ना आपको बेहतर आंसर कर सकते हैं। तो उसका ये है कि आपको ग्रुप में उनका नंबर मिल जाएगा, नहीं तो अपने कोऑर्डिनेटर से उनका नंबर लेके तो आप उससे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम। जी सलमान जफर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा बड़ा बेसिक सा सवाल है। जी जी पहले मैं अपना बैकग्राउंड बता दूं। मैं जी फाइनेंस प्रोफेशन से हूँ। माशाल्लाह। फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, टैक्सेस वगैरह थोड़ा सा इसकी समझ रखता हूँ। अच्छा मैं माशाल्लाह। अभी ये कोर्स भी आपका पढ़ भी रहा था, सुन भी रहा था। अच्छा इधर तो काफी सारे लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी ये बीपीओ के काम में, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के काम में एंगेज हैं। तो उनके हम्म। सवाल जो है वो बड़े पर्टिनेंट है ऑल्दो, लेकिन ये है कि वो मुझे समझ नहीं आते हैं, मेरे रेलेवेंट नहीं होते हैं। तो कोई मसला मुझे नहीं कि आपको मैं अभी से मेरी जो पहली दो क्लासेस है ना इनमें मैं सवाल इसलिए ले लेता हूँ कि आप लोगों को ना थोड़ा सा तसल्ली हो जाए। आपको मैं A to Z
सारी चीजें बताऊंगा कि जितनी बातें कर रहे हैं, ITIN क्या है, EIN क्या है, फलाना क्या है, ये सारी चीजें आपको A to Z समझाऊंगा मैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल ठीक हो गया, वेरी काइंड ऑफ यू जी। मेरा बेसिकली सवाल ये है कि जो आप पोर्टल आप हमें देंगे जिसके अंदर ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी होंगे, इस पोर्टल में रिकॉर्डेड लेक्चर्स के अलावा कोई नोट्स वगैरह भी होंगे? जैसे मैं अभी IRS की जी जी, जिस तरह मैं आपके सामने अभी मैंने एक स्लाइड एक शेयर की हुई थी, मैं दोबारा भी शेयर कर देता हूँ। तो अब ये स्लाइड के जो भी जब आपके जब क्लास खत्म होगी तो ये स्लाइड में आपके साथ एज इट इज PDF आपके साथ शेयर कर दूंगा ये। तो आप जो ये नोट्स आपके साथ हम डिस्कस करेंगे, ये सारे के साथ आपको क्लास की एंड ऑफ द क्लास आपको मिल जाएंगे। जैसे मैं अभी ये डिडक्शंस के ऊपर मैं IRS की वेबसाइट के ऊपर बैठा हूँ, क्रेडिट्स के ऊपर, तो इसके अंदर तो एक मतलब है कि वो समुंदर है इंफॉर्मेशन का, क्लेम क्रेडिट्स बिल्कुल ऐसे ही, क्या क्या ले बिल्कुल सकते ऐसे हैं। ही, तो बिल्कुल मतलब ऐसे हमें ये जो इस आपके कोर्स का, नोट्स होंगे, सॉरी। हाँ इस कोर्स का मकसद तो यही है कि आपको वो जो समंदर है ना उसमें से आपको मैं सीधा सीधा मोटी मोटी चीजें बता दूंगा कि यार ये चीजें हैं, इनको पहले देख लें। तो उसके बाद बाकी तो फिर आगे इन्फॉर्मेशन है वो आप लेते जाएं, कि लेकिन आपको ये होगा कि आपको बता दिया जाएगा कि यार इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं, तो आप इस पे पहले फोकस करना। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आखिरी सवाल है, सॉरी। ये जो प्रो हम्म। कनेक्ट के अंदर हमें करना होगा जाके अपने स्किल्स को तो यूटिलाइज करना होगा, हम्म ये स्टेज कब आएगी? मतलब जैसे मेरे पास जॉन की सिम नहीं है, मुझे फिर वो प्रोक्योर करनी होगी, तो हम्म मतलब वो मैं भी देखिए खरीद के। देखिए उसमें ये होगा, उसमें कि आपकी अभी आज की क्लास है, एक आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें भी थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ डिस्कस की जाएगी। तो ठीक है जी। थर्ड क्लास से या मोस्ट प्रोबेबली सेकंड क्लास के एंड में या थर्ड क्लास की से आपकी जो है ना वो प्रोक्रेट की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। आपको एक बेहतरीन छोटी जी। सी रिटर्न सैलरी पर्सन की बना के सिखाऊंगा, फिर उसके बाद उसको बिजनेस में ऐड करा दूंगा, फिर उसकी रेंटल इनकम डाल देंगे, फिर उसको इस तरह हम जो है ना सिनेरियोस में छोटी छोटी चेंजेस करते जाएंगे, उसकी डिपेंडेंट ऐड करते जाएंगे, फिर देखेंगे कि स्टेटस कहाँ कहाँ का चेंजेस आ रही हैं और वो किस किस वजह से आ रही है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। वेलकम जी। हनीफुल इस्लाम। अच्छा सर, मेरे दो क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन ये कि अ, जो PTIN नंबर अगर हम ले लेते हैं तो हमें भी अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी फिर? नहीं, PTI नंबर तो आपको अलाउ करेगा कि आप रजिस्टर हो गए। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा लॉयर बनता है और वो रजिस्टर हो जाता है अपनी जो है बार के साथ, तो अगर वो केस ठीक है। ना लड़े तो उसको कोई वकील पकड़ के अंदर तो नहीं कर देंगे ना कि भाई तुमने केस क्यों नहीं लड़ा। तो अच्छा, ऐसा नहीं ही तो है अगर आप हम अगर हम वहाँ पे या सर्विसेज दे रहे हैं, अगर हम वहाँ हाँ। पे सर्विसेज दे रहे हैं तो हमें फिर टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है अगर हम ITIN नंबर नहीं लेते? नहीं 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 नहीं, आपको अपनी रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है अनलेस कि आप देखिए, अगर आप पाकिस्तान में बैठे हुए और आप सर्विसेज दे रहे हैं तो दैट इज डिफरेंट थिंग। ठीक है। अगर आप ठीक है। मैंने को बताया ना कि ये मुख्तलिफ तरह की रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो DA बताता है एंड में फाइनल करता है कि आपको की इनकम के ऊपर टैक्स बनता है कि नहीं बनता। अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, ठीक है, और आप पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों को सर्विसेज दे रहे हैं तो आप पे कोई टैक्स नहीं। ठीक है। ठीक हो गया, राइट। सर, दूसरा दूसरा ये कि आपका जो ग्रुप में मैसेज आया था, आप कह रहे थे कि कुछ क्लासेस हमारी ईद की छुट्टियों में होगी। सर वो थोड़ा सा मुश्किल नहीं हो जाएगा? वो अगर काइंडली उसको जो है ना ईद के बाद ही नहीं कर नहीं दे। नहीं नहीं, वो असल में बेसिकली मैं तो ग्रुप में अभी ऐड हुआ हूँ, तो जी मेरा जी। मैसेज तो नहीं होगा, वो शायद एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से होगा। वो अच्छा अच्छा बेसिकली अच्छा। कुछ ठीक है। सजेशन थी क्योंकि बेसिकली अभी चल रहा है हमारा टैक्स का सीजन, ठीक ठीक है। है। तो इस वजह से जो है ना यूजुअली आपकी क्लासेस जो होती हैं वो होती हैं ट्वाइस अ वीक, सैटरडे और संडे को, हम्म। लेकिन क्योंकि अभी हमारा टैक्स सीजन चल रहा है इसी वजह से ठीक है। अभी सैटरडे को भी मतलब मेरी हमारा वो ऑन होती है, ऑन होता है ऑफिस, और अक्सर हम्म। हमें संडे को भी ऑफिस जाना पड़ता है। जिस तरह मुझे आज भी ऑफिस जाना पड़ेगा संडे को, तो हमारी क्योंकि नाइट शिफ्ट होती है तो मैं आपको इसलिए डे में ही आपको कवर करके आप तारीख के बाद में ऑफिस चला जाऊंगा। तो अब ठीक होता है। उसमें ये है कि सजेशन उसमें ये थी कि एक तो ये थी कि जो अभी बीच में हमारा एक जो शॉर्टफॉल आएगा क्लासेस का, क्योंकि ऑब्वियसली ट्वाइस अ वीक के बजाय सिर्फ एक दिन क्लास हो रही होगी, तो उसमें सजेशन ये थी कि हम या तो कुछ क्लासेस ईद के बाद हम्म। छुट्टियों में रख सकते हैं, और एक ऑप्शन उसमें सजेशन आप लोगों से मैं ये भी लूंगा बाद में कि हम अगर शहरी के टाइम पे कोई हफ्ते में एक दिन या दो दिन क्लास रख लें, तो वो अगर आपके लिए इजी हो तो वो भी एक ऑप्शन अडॉप्ट की जा सकती है। ऑब्वियसली वो सबकी रजामंदी की बात ही की जाएगी, ऐसे जबरदस्ती किसी पे हम लोग नहीं थोपते, तो वो देख के फिर अकॉर्डिंगली हम कर लें। तो सर ये अगर इन केस रमज़ान के बाद अगर डबल क्लासेस हो जाए, जो भी हमारा अभी शॉर्टफॉल आएगा वो अगर उसमें कवर हो जाए बाकी सबकी कंसेंट लेके,
असल में हाँ क्योंकि उसमें देखिए ना रमजान, मसला ये होता है ना कि मैं अ, होता हूँ अवेलेबल सिर्फ सैटरडे और संडे को ही। अच्छा ठीक है, तो उसमें ये होगा कि हाँ कोई बीच में संडे को हम कोई एक्स्ट्रा क्लास का डे का टाइम रख लेंगे, या कोई बीच में कोई ऐसा आता है वो देखा जाएगा, वो बाद में हम कर लेंगे, वो ऐसा मसला नहीं है। ठीक है सर, बस वो काइंडली ये ईद की छुट्टियों में न रखिएगा, क्योंकि ज़्यादातर होम टाउन ही जाएंगे तो वहाँ पे अक्सर सिग्नल का भी इशू होता है और ठीक है, कोई मसला अवेलेबल नहीं, भी नहीं वो हम होते। आपसे डिस्कस, जी हाँ वो आप लोगों से जी मशवरा जी करके ही रखा जाए, ऐसे नहीं होगा। जी ठीक है, थैंक यू थैंक यू। जी दानिश साहब। दानिश साहब। आवाज आ रही है सर मेरी? जी जवारी। सर माई सेल्फ दानिश कयूम, और सर मैं अभी करंटली जो है वो कहीं पे कोई जॉब वगैरह नहीं कर रहा, आई एम टोटली न्यू फील्ड सर इन आपकी आवाज बहुत कम आ रही है दानिश साहब। हल्की हो गई आपकी बात बहुत ज्यादा। हेलो, मेरी आवाज अब आ रही है? सही आ रही है? नहीं सही नहीं जी आ जी रही आप भाई, बता। अपना माइक माइक ठीक करें फिर सवाल करें। हेलो जी। जी। सर मेरा नाम दानिश कयूम है सर, बीबीआईटी का मैं स्टूडेंट हूँ, मेरा ओके। फाइनल ईयर चल रहा है। और हम्म। सर मेरा इस फील्ड से एज सच कोई है नहीं कि कोई मेरा एक्सपोजर हो इस फील्ड का। इनफैक्ट मुझे 1 डेढ़ वीक से तक पता भी नहीं था कि ये फील्ड होती है, एग्जिस्ट भी करती है, इस तरह की कोई स्किल भी एग्जिस्ट करती है। बिकॉज एज फार एज हम्म आई एम कंसर्न, मैंने जो अकाउंटिंग पढ़ी थी, थोड़ी सी अकाउंटिंग पढ़ी थी, अकाउंटिंग में मुझे लगता था कि टैक्स फाइलिंग टैक्स रिटर्न जो होते हैं ना, मुझे मेरे बाबा जो है ना वो इस फील्ड से थोड़ा सा है कि उनका थोड़ा बहुत वास्ता है उनका। तो हम्म। हम्म उनको उनसे उनके थ्रू मुझे पता चला था ये या तो लॉयर्स जो होते हैं, जो लॉ लॉ जो होता है, मतलब जो वकील होते हैं हमारे वकील हजरात जो है ना वो ये कर रहे होते हैं, या जो है वो अकाउंटेंट कर रहे होते हैं। आम हम्म आवाम मेरे जैसा या बंदा जो न्यू भी है या जो कोई इससे रिलेटेड नहीं है वो इस फील्ड में नहीं आ सकता। लेकिन अब ये कोर्ट के हवाले से मुझे, लेकिन मेरे कुछ कंफ्यूजन है, मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस कोर्ट के हवाले से कि अगर इफ आई एम हम्म गेटिंग इनटू दिस कोर्स, तो क्या मैं जो है वो इस काबिल हो सकता हूँ इस कोर्स करने के बाद, अब मैं अपनी पूरी मेहनत के बाद क्या मैं इस काबिल हो सकता हूँ? क्योंकि मेरे पास कोई बैकएंड पे बिल्कुल। ऐसी स्किल नहीं है कि मैं इसको लेके चल सकूँ, मैं जो है ना वो कहूँ कि मैं मेरे पास ये स्किल है, इसके साथ मैं ये अटैच कर लूँ, मेरी हो जाएगी। ऑल्दो मैं सोच रहा हूँ एक और चीज़ है जो मैं जिसको साथ मिलाने का सोच रहा हूँ, वो है जनरेटिव एआई। और मेरा जो है ना वो मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग, उसमें भी काफ़ी सारी ये जो अकाउंटिंग वगैरह है जो है वो इन्वॉल्व होती है, हम्म तो उसमें हम्म मुझे ये फायदा दे देखिए, सकती है। लेकिन देखिए वो ये जो मेरा स्किल है, साथ साथ ये लेके जो चलेगा, स्किल है ना, तो इसलिए मैं ये जो थोड़ा सा स्किल है। कंफ्यूज था सर मैं कंप्लीट कर लूँ। मैं जी ये जी। चाह रहा था कि मुझे ये थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि अगर मैं जो है वो मेरे पास ना कोई रेफरेंस है, मेरा यूएस में कोई भी जानने वाला नहीं है, मैं जो है ना वो फ्रीलांसिंग से अगर स्टार्ट लेता हूँ, तो क्या मैं थ्राइव कर सकता हूँ इस फील्ड में? लेटर मतलब सर्वाइव करना इज नॉट इनफ फॉर मी, आई वांट टू थ्राइव इनटू दिस फील्ड। तो क्या वो पॉसिबल है मेरे लिए बाय आफ्टर डूइंग दिस कोर्स? तो मुझे ये थोड़ा सा क्लियर कर दें, जरा क्लियरिटी मेरे माइंड में आ जाए, सो दैट आई कैन मूव इनटू दिस कोर्स, और मैं डिसीजन लेने में मुझे जरा आसानी हो जाएगी इसलिए। ठीक है, अच्छा ये जो कोर्स है ना, बेसिकली ये कोर्स है टैक्स प्रिपेयर का कोर्स, कि मतलब कि आप टैक्स प्रिपेयर करके दे सकें, और उसके लिए आप सीपीए को असेस करें। ठीक है, तो सीपीए होता है सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, उसे कहते हैं। जिस तरह पाकिस्तान में चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, इस तरह यूएस में होता है सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, सीपीए। होता ये है कि ये जो कोर्स हम मैं आपको सिखाऊंगा, इसके अंदर मैं आपको इनेबल तो कर दूंगा कि आप टैक्स रिटर्न बना सकते हैं, इजीली बना सकते हैं। और आप किसी सीपीए के साथ अगर काम करते हैं तो आप उसको भी सर्विसेज अपनी दे सकते हैं, या आप फाइबर अपवर्क पे अगर कोई टैक्स रिटर्न आपको आ जाती है ग्रुप के, और नॉर्मल टैक्स रिटर्न है जो जो सिनेरियो हम करेंगे उनकी से मुताबिकत रखती है, तो फिर तो कोई इशू नहीं। हाँ कुछ होती हैं जो कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, जो कि फॉर एग्जाम्पल 1000 में एक या दो होती हैं, तो ऑब्वियसली मैं उनका आपको मशवरा नहीं दूंगा। तो अब उसमें ये होता है कि आपको उस हद तक तो आपको प्रिपेयर कर दिया जाएगा, आप किसी की भी बैठ के टैक्स रिटर्न बना सकते हैं, आपको बेसिक नो हाउ सारी होगी। अच्छा, अब आपने कह रहे हैं कि मैं अब सरवाइव कर पाऊंगा, देखिए उसके लिए तो फिर आपको उसी एफर्ट करना पड़ेगी। अब उसमें आपके पास प्लेटफॉर्म कौन कौन से अवेलेबल है वो आपको देखना होंगे, या आप कहाँ कहाँ अपने मजीद जो है वो कवर कर सकती है मामला, तो वो तो डिपेंड आपके ऊपर करता है। कि फॉर एग्जाम्पल अब हर कोई फाइबर अपर पे काम करना चाहे और वो उसको आते ही काम मिल जाए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। जैसे मैंने बनाया था फाइबर अकाउंट, मुझे तो आज तक कोई नहीं सर फायदा हुआ। तो, आइडिया है, इतना तो, मुझे आइडिया है तो फाइवर और हाँ अपवर्क का, कि ये ठीक है, प्लेटफॉर्म तो आते ही आपको जो है ना वो रोजी नहीं आने लग जाती, तो इट टेक्स नहीं टाइम। आती, टाइम लगता है, हाँ ये टाइम लगता है इसमें। और अपवर्क पे तो आपको पता है वो कनेक्ट कनेक्ट वाला सिस्टम कर दिए, पैसे लेके पैसे दो और फिर बिडिंग करो, तो वो एक अलग यहाँ एक अखबारी है, वो मुश्किल काम है काफी। तो
हाँ, ये है कि आप ये कोर्स करने के बाद आपका तो सवाल था कि जी कोई लॉयर कर सकता है या कुछ कर सकता है, वो ऐसा कोई मसला नहीं होगा, आपको पूरा गाइड कर दिया जाएगा। अभी मैं आपके साथ बैठ के एक सैलरी की टैक्स रिटर्न बनाऊंगा जब थर्ड क्लास में, और आप देखेंगे तो आप खुद कहेंगे यार ये तो इतना आसान काम है। क्योंकि इसमें ज्यादातर काम जो है ना वो डाटा एंट्री से रिलेटेड है, कि डाटा एंट्री कैसे करनी है, कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास डाटा क्या है, और आपने वो डाटा जाके कौन सा डाटा किस फॉर्म में जाके कहाँ कहाँ एंटर करना है, बस आपको ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करानी है। तो आपको लिए फिर वो एज अ सिंपल एक डाटा एंट्री वाला काम रह जाएगा, इसलिए इस कोर्स को हमने टेक्स्ट प्रिपेयर का कोर्स कहा। ओके, मतलब लाइक सर मैं जो अखज कर पाया हूँ आपके जो इस जवाब से, वो ये है कि मैं अगर ये कर लेता हूँ तो मैं एक सिंपल एक अपनी नीश की बिल्ड कर सकता हूँ, और मैं जाके बिल्कुल अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकता हूँ विदाउट एनी बिल्कुल बैकग्राउंड नॉलेज और बैकग्राउंड डिग्री बिल्कुल वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते। ये सर एक और मेरा थोड़ा सा क्वेश्चन है कि सर इसमें इनोवेशन के हिसाब से अगर देखा जाए, आप थोड़ा सा इसमें एक्सपीरियंस है काफी जो है ना वो, तो मुझे ये बताएं कि इनोवेशन अगर इनोवेटिव पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो क्या इसमें और है, मतलब इसमें है ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है? लाइक अब आपने भी देखा होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो वो बहुत ज्यादा जो है ना वो मतलब इन होता जा रहा है एवरी फील्ड। बिल्कुल ठीक है, तो बिल्कुल मैं चूंकि बीइंग एन आईटी स्टूडेंट, तो मैं जो है ना इस चीज को बहुत जो है वो मतलब देखता हूँ, मैं आईटी से इन भी रहता हूँ, और इनफैक्ट मैं जो है ना मैंने जैसे जिक्र किया कि मैं जनरेटिव एआई की साइड पे जाना चाह रहा हूँ, और मैं सोच रहा हूँ कि मेरे माइंड में एक रफ सा एक है जो मैं चाह रहा हूँ कि मुझे वो मिल जाए कि हाँ यार वाकई हाँ हाँ ये हो सकता है। तो क्या जनरेटिव एआई इस फील्ड में आके कुछ ना कुछ इनोवेटिव बहुत होगा। काम हर करेगा? चीज में एआई एआई ने हर चीज में घुसना है। ऑनवर्ड्स प्रोबेबली हो आप खुद मे बी आपको ये सिस्टम समझने के बाद आपको शायद लगे कि यार मैं एआई अपना ऐसा बना लूं कि जिसमें आप सिंपल चार चीजें डालो और आपकी इंटरनेट जो है वो ऑटोमेटिकली बना के आपको दे दे। तो वो ये तो हर चीज में एआई घुस रहा है, अब तो एक्सेल के में एआई है, हर जगह एआई घुस गया है। तो हर चीज में एआई चलता जा रहा है। लेकिन ये है कि आप इसमें ग्रोथ करते हैं, इसके अंदर चीजें जान सकते हैं। अब जिस तरह आईसीटी वाले हैं वो भी अपना एक एआई जनरेट कर रहे हैं टेक्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहां पे भी आपको हेल्प मिल सकती है। Excuse me, sir. This is Advocate Jafar. I'm going for prayer. अगर आप बाद में इसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे हमारे साथ तो दैट वुड जी बी जी वेरी गुड। मिल जाएगी जी, मिल जाएंगी आपको रिकॉर्डिंग। सर मेरा इसमें एक सवाल है सर। जी तैयब अख्तर साहब जी बताइए। सर सर ये पॉसिबल है कि अगर मैं जो हूँ किसी फंक्शन प्लाट होता हूँ मैं, सर मैं फ्री में काम करने को रेडी हूँ, बस मुझे से मुझे काम सीख जाए मुझे बस। तो ये पॉसिबल हम्म। है सर? मुझे सर आप यूटिलाइज कर लें मुझे, आप जो मुझे काम देना दें, इनकी डाटा एंट्री तो हाँ सर भाई, मेरी डाटा अपनी एंट्री की अपनी है। फर्म होती, तो मेरी मैं अपनी सर फर्म होती कर मैं सर लेता वो फ्री तो में करता। कोई ऐसा मसला नहीं है। तो ये भाई मसला ये है कि ना, इशू ये है कि मेरी अपनी फर्म नहीं है ना, मैं तो खुद एक जगह जॉब कर रहा हूँ। हाँ, उसमें ये है कि मैं आपको जो है आप मुझे आइडिया भी नहीं कि आप किस सिटी से हैं, कहाँ से। तो आपको सर मैं लाहौर से मशवरा हूँ। यही दूंगा। जी जी, मशवरा आपको मैं ये दूंगा कि आप लाहौर में जो बीपीओ फर्म्स हैं टैक्स की, आप वहाँ ट्राई कर लो। वहाँ पे आपको इजीली इंटर्नशिप मिल जाएगी, कोई ऐसा मसला नहीं है। वो लोग तो बैठे हुए हैं आजकल, उनको तो इतनी आजकल शॉर्ट ऑफ स्टाफ हुआ होता है टैक्स रिटर्न की वजह से, कि वो तो हर अरे गरे को लेने को तैयार बैठे होते हैं। तो आप तो फिर इस फील्ड से मुंसलिक हो गए। हाँ सर, प्लीज़ कोई है तो प्लीज़ मुझे रेफर तो कीजिएगा। सर मुझे आइडिया नहीं है लाहौर का, उसके लिए कोई थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगी, गूगल है, रोटी है, इंडीड की वेबसाइट है, यहाँ पे आप ये सर्च करें लास्ट थोड़ा टाइम सा। भी तैयब साहब से लास्ट टाइम भी बात हुई थी। तैयब साहब आप अपनी एफर्ट तो करें ना ब्रदर। हमने जैसे आपको बताया कि हम आपको जो है वो मछली पकड़ने का हुनर सिखाएंगे, पकड़ के तो नहीं देंगे ना मेरे भाई। ठीक है, तो आप बार बार कंसिस्टेंट इसी बात पे हैं, सर मुझे रखवा दें मुझे रखवा दें। नहीं, हम ये एक तो ये ट्रेडिशन नहीं पाल सकते, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट। दूसरे नंबर पे आप अपनी जो एफर्ट है ना आप उसको तो करें। आप बीपीओ सेटअप को सर्च तो करें, आप उसकी तरफ अप्रोच तो करें। ठीक है, और ये बात फैक्ट है कि लाहौर के अंदर काउंटलेस नंबर ऑफ फार्म्स हैं जो यूएसए को सर्विसेज दे रही हैं। ठीक है, आप कहेंगे जी सब कुछ आईसीटी आपको करके दे दे या आपका ट्रेनर कर दे, तो दिस इज टेक्निकली नॉट पॉसिबल मेरे भाई। आप पहले अपनी कोशिश करें। ठीक है, इन द मीन टाइम अपने स्किल सेट के ऊपर काम करें। जब हमारे पास अपॉर्चुनिटी आती है तो हम लोग खुद आपके साथ शेयर करते हैं। थैंक यू अमीर भाई। प्लीज कंटिन्यू।
सर भी प्लीज कंटिन्यू। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा जी, मोहम्मद बिलाल साहब, कोशिश कीजिएगा जरा शॉर्ट क्वेश्चन रखिए, जल्दी से रखिए, ताकि मैं फिर ये कोर्स के जो बाकी स्लाइड रहेंगे ना वो भी आपके साथ complete कर लूँ। जी, मेरे कुछ क्वेश्चन ये थे, कुछ तो क्लियर हो गए डेफिनेटली, कुछ ने क्वेश्चन आस्क कर ली। बेसिकली मैं हमारा जो 5 या 6 लोगों का ग्रुप है, हम ऑलरेडी लाइक ये कुछ कंट्रीज में, यूएस में या कुछ यूरोपियन कंट्रीज में कुछ छोटे छोटे क्लाइंट्स को सर्विसेज दे रहे हैं, जिसमें एसईओ, माशाल्लाह। फेसबुक के पेज, हाँ जी, डिजिटल मार्केटिंग। तो जैसे मैंने हम्म। ये एडवर्टाइजमेंट देखी तो मुझे ये फील हुआ कि डेफिनेटली हमारे पास ऑलरेडी अगर कुछ 6-7 जो कस्टमर्स हैं, हम उनको वो चीज़ें तो दे ही रहे हैं, उसमें से कुछ 2-3 हमारे यूएस हैं। तो मुझे ये फील हुआ कि क्यों ना हम ये स्किल सेट भी ऐड करके उनको ये भी ऐड करके बेहतरीन। तो हम स्टार मोनेटाइज कर सकें। इससे ये है कि चलो हमें और फायदा। बिल्कुल लेकिन इस तरह से बिल्कुल। हम जो 4 से 6 लोगों का ग्रुप हम काम कर रहे हैं एज अ फ्रीलांसिंग या एज अ स्मॉल एजेंसी, तो किसी का भी ना इस फील्ड अकाउंटिंग से बैकग्राउंड नहीं। लाइक मेरा जो है ना, मैंने ग्रेजुएशन किया मास कम्युनिकेशन में, कुछ मेरे दोस्त हैं उन्होंने कुछ आईटी के किया हुआ है, किसी ने कंप्यूटर साइंस किया हुआ है। तो हमारा सिर्फ कंसर्न ये था कि इसमें बेसिक्स के से स्टार्ट होगा कि हम इस चीज़ को कैप्चर कर सकेंगे कि आगे ये चीज़ें डिलीवर कर सकें। आपको और देखिए दूसरा देखिए मैं आपको इसमें बेसिक अकाउंटिंग तो नहीं सिखा सकता, लेकिन मैं आपको इसमें इस हद तक कर दूंगा कि आपको जो है ना चीजें, हर चीज समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी। आपको सैलरी की रिटर्न कैसे बनानी है, बिजनेस की रिटर्न कैसे बनानी है, बिजनेस में क्या क्या चीजें लेनी है, क्या चीज नहीं लेनी है, तो वो सब तक मैं आपको पूरा गाइड कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, इसमें जैसे मैं आपको बताया कि आपको ये सिखाया जाएगा कि फॉर्म आपके पास है, क्योंकि हर चीज वहां पे कंप्यूटराइज्ड होती है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर सैलरी है तो आपको W2 फॉर्म मिलेगा। अगर आपने कोई बिजनेस किसी की किया है, किसी को सर्विसेज दी है, तो आपको 1099 फॉर्म मिलेगा। और वो फॉर्म मिल गया, वो फॉर्म को लेके आपने कहाँ एंटर करना है, आपको पूरा गाइड किया जाएगा। फिर इसी तरह बिजनेस का प्रॉफिट लॉस आपको अगर क्लाइंट दे देता है, तो प्रॉफिट लॉस को आपने कहाँ एंटर करना है और कैसे एंटर करना है वो आपको सिखाया जाएगा। हाँ, प्रॉफिट लॉस बनता कैसे है तो ऑब्वियसली वो मैं आपको नहीं सिखा सकूंगा, लेकिन प्रॉफिट लॉस अगर आपको क्लाइंट दे देता है और उस प्रॉफिट लॉस को आपने रिटर्न के अंदर कैसे लेके जाना है, तो वो आपको पूरा गाइड किया जाएगा। तो उसके लिए आपको इस हद तक आपको मैं पूरा गाइड कर दूंगा और आपको उसमें मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। तो ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि डेफिनेटली हमारे पास इस चीज़ की सर्टिफिकेट तो है नहीं, क्योंकि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आपकी आवाज लाइक आवाज बहुत हल्की आ रही है, कट कट के आ रही है। नेटवर्क का कोई इशू है। अच्छा, मेरा ये दूसरा क्वेश्चन ये था कि अब हमारे पास इसके रिलेटेड कोई सर्टिफिकेशन तो नहीं है। अगर यूएसए में कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई इंस्टीट्यूट जिसमें हम सिर्फ डेफिनेटली जो जो आपसे सीखा है उसमें कोई एग्जाम हम दें और उससे कोई सर्टिफिकेशन हासिल कर लें, जो कि हम आगे यूटिलाइज भी इसको कर सके। डेफिनेटली अगर हम कल को किसी सीपीए के साथ जुड़ना चाहें या किसी फर्म के साथ, तो हम ये शो कर सकेंगे कि हमारे पास ये सर्टिफिकेशन है, तो हम सर्टिफाइड हैं। देखिए, तो ये अगर आपको मतलब कुछ डेफिनेटली अगर कंपटीशन तो आप इतना ज्यादा है ही है कि हर बंदे ने अगर यूएस में अगर आप डेफिनेटली, सॉरी अगर फॉर द देखिए अगर इंटरप्शन। आपने यूएस कोई बात नहीं, अगर आपने यूएस में सॉरी सर्टिफिकेशन लेनी है ना, तो उसके आवाज लिए आपको यूएस जाना पड़ेगा। अगर आपको यूएसए की सर्टिफिकेशन लेनी है ना, तो उसके लिए हम्म। आपको यूएस जाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो तो आपको यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, उसके लिए आपको फिर नहीं, ईए का एग्जाम देना होता है। वो आपको, हाँ, आपको यहाँ का सर्टिफिकेट मिल जाएगा पाकिस्तान का, जिसमें आपको मेंशन होगा कि आपने इतने आवर्स जो है इसमें इस काम में लगाए हैं और आपको ये चीज आती है। ठीक होगा। नहीं, ऑनलाइन बात कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा कोई इंस्टीट्यूट जिसमें आप कहेंगे यार हाँ कि वो अगर आप ऑनलाइन वो एग्जाम आप क्लियर करते हैं तो वो इसी यूएसए का इंस्टीट्यूट आपको, ताकि हम ऑलरेडी उसको अपनी सीवी में यूज कर सके डेफिनेटली क्लाइंट को अप्रोच करने के लिए कि यस कि हम इस इंस्टीट्यूट से हमारा जो है ऑनलाइन सेंस में बात कर रहा हूँ, तो कि एक इंप्रेशन हमारा पड़े कि यस कि यार हम भी किसी इंस्टीट्यूट से सर्टिफाइड है। ताकि इतना कंपटीशन है, डेफिनेटली अगर कोई हमारे साथ वाले कंपोनेंट अगर अच्छी चीजें शो कर रहे हैं, तो हमें कोई ना कोई ऐसी हमारे पास भी हो कि हम उसको शो कर सके कि हम इस इंस्टीट्यूट से सर्टिफाइड है, सो वी कैन डिलीवर दी सर्विसेज। ठीक हो गया, वो आपको सर्टिफिकेट उसका मिलेगा यहाँ से, आप उसकी टेंशन ना लें। आपको कॉम्पिटिशन के पास सर्टिफिकेट मिलेगा, सेरेमनी भी होती है, आपको पूरा सर्टिफिकेट दिया जाता है। ठीक है। ठीक हो गया। तो अच्छा, तीसरा मेरा ये क्वेश्चन था लास्ट, कि आपने ये कहा था कि डेफिनेटली मैंने ये पूरी मीटिंग अटेंड की कि जो टैक्स है वो स्टेट टू स्टेट, ये तो हमें भी कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो इसमें हम कौन सी स्टेट्स को के किस तरह आप लेके चलेंगे डेफिनेटली, कि अब हमने जब किसी क्लाइंट को अप्रोच करना है, अब हम कोई 2-4 स्टेट्स कवर कर जाते हैं, तो इसमें कोई ऐसा कोई फार्मूला होगा कि डेफिनेटली अगर कोई मुझे मिशिगन का क्लाइंट मिल गया, लेकिन मैंने टैक्सेशन क्या जो प्रैक्टिस की हुई है जो आप करवाएंगे वो कैलिफोर्निया की, तो वो जो फार्मूला ही सिर्फ होगा कि ओवरऑल पे अप्लाई हो जाएगा, कि उसके लिए कुछ चीजें और भी कैप्चर करनी पड़ेंगी कि यार नहीं यार, स्टेट का तो सारा जो डिफरेंट देखिए, सिनेरियो है जो सीखा है मैंने। हाँ, इसमें ये होता है कि देखिए जो आपकी है ना
टैक्सेशन वो तो होती है फेडरल लेवल, तो उसमें स्टेट का टेंशन नहीं है। स्टेट में होता है आपका सेल्स टैक्स या आपकी जो उनकी एनुअल फ्रेंचाइज टैक्स वगैरह भी जमा कराना होता है। तो उसमें अगर मैं आपको 2 या 3 स्टेट्स का या 5 स्टेट्स का जितने का जो मेरे पास एक्सेस होगा वो आपको सिखा दूंगा, उससे ये होगा कि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, अच्छा कि यार ये काम होता है। तो प्लस माइनस 1-2 चीजों को ऊपर नीचे करके बाकी भी स्टेट्स में ऐसे ही हो रहा होता है। तो आपको इंशाल्लाह 1-2 करने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि वो बाकी भी कैसे होती है। तो वो सिंपल ही होता है, उनका इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम नहीं होता। नहीं, इसमें एलएलसी वाला एरिया जब हम कवर करते हैं तो उसके अंदर बेसिकली जो स्टेट के अंदर भी स्टेट का अगर कोई इनकम टैक्स लग रहा है, ठीक है, अगर स्टेट ले रही है, ठीक है, तो वो भी उसमें कवर हो जाता है। और वो आपका सिर्फ 1 2 4 स्टेट का नहीं होता, वो आपके साथ चार्ट शेयर हो जाता है, ठीक है। बाकी चूंकि जब आप रिटर्न प्रिपेयर कर रहे होते हैं और मोस्ट स्पेसिफिकली जब आप प्रूकनेक को यूज कर रहे होते हैं, तो फेडरल के साथ स्टेट की रिटर्न आपकी वैसे ही बन रही होती है, जी वो ठीक है। ऑटोमेटिकली नो बन नीड टू जाएगा। वरी, वो ऑटोमेटिकली बन रही होती है। यू जस्ट हैव टू सिलेक्ट योर स्टेट और वो उसमें बन रही होती है उसमें। क्योंकि ये तो आपको पता है इंटीग्रेटेड सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, जो भी नई चेंजेस आ रही होती हैं वो साथ साथ इनकॉर्पोरेट हो जाती हैं। तो आप वर्जीनियस आप जो है वो टेक्सास सेलेक्ट करेंगे तो टेक्सास की जो इस टाइम करंट सिनेरियो के अंदर जो टैक्स वहां पे अप्लाई हो रहे होंगे, वो उसके अंदर जो है वो ऑटोमेटिकली आपकी रिटर्न बन जाएगी। थैंक यू अमीर भाई। जी ये आमिर साहब कह रहे हैं जी एलएलसी इनकॉर्पोरेशन का लेक्चर कब होगा? भाई अभी पहले आपका इनकम टैक्स की क्लासेस होंगी, इनकम टैक्स के बाद जो है वो आपका एलएलसी वाले एरिया पे हम जाएंगे। इनफैक्ट इसमें बिजनेस भी आपका पहले ही कवर हो जाएगा, इंडिविजुअल वाला एरिया और बिजनेस वाला एरिया होने के बाद फिर एलएलसी पे जाएंगे। सो इट टेक टाइम। जी T580। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम वालेकुम सलाम। जवाद बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी भाई। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर एक कॉर्पोरेट है यूएसए में जिसका जो फाइनेंशियल पीरियड है, अकाउंटिंग पीरियड, वो जुलाई टू जून है, तो उस केस में उसकी ड्यू डेट क्या होगी प्लीज? देखिए जो वहां पे चलता है वो बिजनेस जो कैलेंडर ईयर ही चलता है। अनलेस कि अगर आप में कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में आप कहते हैं कि जी नहीं मैंने ये वाला पीरियड चलाना है, तो फिर आप चेंज करवाते हैं उसके लिए। उसके लिए आप कुछ फॉर्म फिल करने होते हैं, आपको बताना होता है, और फिर आपकी जो रिटर्न होती है ना उसके ऊपर आप सिर्फ डेट मेंशन कर देते हैं, लेकिन उसकी ड्यू डेट जो है ना वो वही चल रही होती परफेक्ट। तो है। इसका उसमें कोई मतलब है कि खास फर्क नहीं होता। अगर मेरा 30 जून 2024 के ऊपर वहाँ पे फाइनेंशियल पीरियड क्लोज हुआ है, तो मेरी ड्यू डेट स्टिल जो है 15 अप्रैल ही रहेगी नेक्स्ट ईयर की 25 हाँ की। इसका इसका देखना पड़ेगा, क्योंकि ये तरह सिनेरियो मोस्ट प्रोबेबली वहां पे जो है ना वो चलता कैलेंडर ईयर ही है। तो इसका फिर भी चेक करना पड़ेगा कि आपने वो आईआरएस के साथ जब आपने ये अपनी बनाई है, ईआईएन रजिस्टर किया है, तो उस टाइम आपने उनको क्या जो है वो डेट दी है अपनी फाइनेंशियल की क्लोजिंग की। तो अगर आपने राइट। उनको डेट चेंज करके दी भी है, तो फिर उसके हिसाब से फिर देखना पड़ेगा कि वो डेट आपकी जो बनती है वो ड्यू डेट वो क्या बन रही है, क्या वो चेंज हो रही है या यही रहती है। परफेक्ट। अच्छा सर, सेकंड क्वेश्चन मेरा ये कि जो आपने ड्यू डेट बताई ये तो फेडरल टैक्स की है, फेडरल इनकम टैक्स की। जो स्टेट टैक्स की ड्यू डेट है वो सर क्या State होती वो भी सेम होती है, सेम है? होती अच्छा, है। वो भी सेम होती है। राइट राइट राइट। और दूसरी तीसरा मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि जो टैक्स ईयर है, फॉर एग्जाम्पल इस तरह पाकिस्तान सिनेरियो में जिस बेसिकली ईयर के अंदर क्लोज हो रहा होता है उसका लास्ट मंथ, वो टैक्स ईयर कहलाता है उस रिटर्न के परस्पेक्टिव में। तो इसका टैक्स ईयर का रूल क्या होता है? जैसे अब आप अभी जो टैक्स ईयर है वो 2024 की रिटर्न फाइल हो रही है, जो 2025 में हम फाइल करें, अभी टैक्स ईयर 2024 चल रहा है। राइट परफेक्ट। मतलब दिसंबर जिस ईयर में आएगा वही उसका टैक्स ईयर है। हाँ उनका कैलेंडर ये चलता है 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक। परफेक्ट। सो नाइस ऑफ यू, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। हाफिज मोहम्मद अब्दुल्ला। हाफिज मोहम्मद अब्दुल्ला साहब। अब्दुल्ला भाई आप हैं क्लास के अंदर? सुहेल चौधरी जी साहब। सुहेल चौधरी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुहेल बात कर रहा हूँ सर, मुल्तान से। और मैं एक्चुअली बुक कीपिंग और अकाउंटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ थ्रू हम्म। अपवर्क। यूएस कनाडा और डिफरेंट माशा अदर कंट्रीज में भी स्टार्ट किया माशा। हुआ मैंने। और पाकिस्तानी बेस्ड फर्म है जिनके साथ मैं अटैच हूँ। और मैं ये हम्म। पूछना चाह रहा हूँ कि ये आप करवा रहे हैं टैक्स प्रिपेयर का कोर्स आप जो है ना करवा रहे हैं आप। हम्म। पीटीआईएन जो है ना इसके लिए हमें रिक्वायर्ड है, जो ऑलरेडी मेरे पास है, ये हम्म। मैं इशू करवा चुका हूँ अपने माशा नाम पे। दो तो इस बेस पे दो- हम जस्ट
प्रिपेयर कर सकते हैं, ये फाइल भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि हमें उसके लिए ई फिन भी चाहिए, EFIN नंबर भी चाहिए अगर इलेक्ट्रॉनिकली हम उसको फाइल करना चाहते हैं। ये थोड़ा सा मुझे बता हाँ दीजिएगा। देखिए, अगर आप ने रिटर्न बनानी है ना मैनुअल, तो मैनुअल रिटर्न तो आप बना सकते हैं, वो आप फाइल भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक फाइल करनी है ना, तो उसके लिए चाहिए होता है ईफिन। ईफिन जो है ना, वो मिलता है फर्म्स को जो कि वहाँ पे होती हैं, और उसके लिए वहाँ पे कोई बंदा होना चाहिए जिसका वहाँ पे जो उसका जो फर्म का ओनर हो, और उसका बायोमेट्रिक लिया जाता है, फिर उसके बाद उनको ईफिन अलाउ किया जाता है, उसके बगैर ईफिन नहीं देते। उसका अल्टरनेटिव ये होता है कि आप कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं कि जो जी आपसे पर हेड बेसिस के ऊपर जी चार्ज करते हैं, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा चार्ज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के अगर जी आपको जो है वो ईपिन के बगैर आपने सॉफ्टवेयर लेना है ना, तो वो अपना फर्म जो है, जो सॉफ्टवेयर है, वो आपको अपना ईपिन दे देगा, लेकिन वो आपसे कुछ जी ज्यादा एक्स्ट्रा चार्ज करेगा। तो वो आपको उसके अल्टरनेटिव सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाएगी, जी। जो आपको बता प्रो दिया प्रो जाएगा कि कनेक्ट यार हम कर सकते हैं वो। प्रो कनेक्ट पे आपको ईपिन चाहिए होता है। प्रो कनेक्ट के अलावा और सॉफ्टवेयर हैं जो कि आपको जी बगैर ईपिन के अलाउ करते ठीक है। मैं एक्चुअली क्विकबुक प्रो एडवाइजर सर्टिफाइड भी हूँ, अकाउंटेंट अकाउंट भी है हैं। मेरे पास, माशाल्लाह, US वाला भी है। माशाल्लाह, तो माशाल्लाह। हाँ जी, तो ये बस मैं इस साइट पे जो है ना आना चाह रहा था, बुक कीपिंग और थोड़ी सी नहीं, अच्छी इनकम बात है, स्टेटमेंट्स अच्छी वगैरह, बात है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अब सर्विसेज मैं कर रहा हूँ प्रोवाइड। टैक्सेशन वाली साइट पे मैं जबरदस्त, आना चाह रहा था अभी, क्योंकि जबरदस्त आप डेफिनेटली कर फिर रहे हैं। हमारे पास ये वाले क्लाइंट भी होते हैं बुक कीपिंग के अलावा बिल्कुल, वो या आप फाइनेंशियल आपसे स्टेटमेंट्स के पूछते अलावा। होंगे, आप आपसे जी सारे क्लाइंट बिल्कुल यही पूछते एग्जैक्टली। होंगे कि सर, फिर उनको होता ही है ना कि वो बुक कीपिंग जहाँ से करा रहे होते हैं, फिर टैक्स रिटर्न भी वहीं से हो जाए, तो उनके लिए इजी होता है। जी अदरवाइज फिर ये जी होता है कि वो बिल्कुल फिर ऐसे ही। जिसके पास वो टैक्स रिटर्न करवाने जाते हैं ना, तो फिर उसकी जी कोशिश ये होती है कि मैं इससे बुक कीपिंग की सर्विसेज भी इनसे मैं ले लूँ। तो वो फिर तो ऑब्वियसली आपके लिए मैं जी बिल्कुल, तो मैं क्या यानी कि कहते उनको हैं सिर्फ अभी प्रिपेयर करके दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो जस्ट अभी PTN नंबर है, इसके अलावा तो और कुछ नहीं। और इस पे भी मुझे कम से कम 2 वीक्स लग गए थे ये मुझे इशू करवाते हुए। तो ये जो कोर्स हाँ, आप ये करवा फिर रहे हैं, इसके बाद मतलब ये बेसिक्स होंगी या इसमें कोई एडवांस लेवल भी आप करवाएंगे, कि मतलब किस देखिए, लेवल आपको तक जो इसके है ना मैं। आपको इसमें मेरी कोशिश ये होगी कि आपको मैक्सिमम नॉलेज जो है ना मैं ट्रांसफर कर सकूं, क्योंकि मैं आपको पहले ही बताया कि बेसिकली इसका जो जी मेन पेरेंट कोर्स जो है ना, वो है EA, एनरोल एजेंट। जी जी तो अब हमने जो है ना बेसिकली ये जो कोर्स डिराइव किया ना, ये एनरोल एजेंट के कोर्स में से सीधा सीधा चीजें निकाल के ना हमने एक कोर्स बनाया। हाँ, जी अगर मैं आपको एनरोल एजेंट भी कोर्स करना चाह रहा था। मैंने उसका जो है ना फर्स्ट लेवल होता है उसका कोर्स भी मैंने बाय किया, लेकिन ये मेरे नॉलेज में नहीं था कि जो थ्रू क्या कहते हैं उसे, प्रोटेक्टर कुछ ऐसा है कि वो पाकिस्तान में फिलहाल वो नहीं ले रहे एग्जाम ना, तो उसके लिए हमें इंडिया, UK या फिर US में डायरेक्टली जाके देना पड़ेगा। तो ऐसे ही है। इसके ऑल्टरनेटिवली मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर एनरोल एजेंट मैं नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं फिलहाल देखिए, पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकता हूँ अभी तो। देखिए उसमें उसका बेस्ट हल तो ये है ना कि आप एटलीस्ट अगर पेपर नहीं दे सकते, आप एटलीस्ट अपनी तैयारी तो पूरी रखें ना। आपने सर्विसेज देनी है जी आपको। बिल्कुल। सर ठीक आपकी है, आवाज बाकी नहीं जहाँ क्लियर आ तक मेरी आवाज नहीं आ रही है आपको? जी अभी जी अब क्लियर आ है। क्लियर रही है हुई है। आवाज? जी जी अभी क्लियर अच्छा, है। उसमें उसमें ये है ना कि अगर आप एटलीस्ट पेपर नहीं दे सकते, तो आप कोशिश करें अपनी तैयारी तो पूरी रखें ना, ताकि आप सर्विसेज देने जी के लिए तो आपको मसला ना हो। बाकी जी जहाँ वो तक पेपर तैयारी मैं देने का कर रहा हूँ ताल्लुक है, बिल्कुल। हाँ, जी पेपर देने का ताल्लुक है ना, उसके लिए फिर एक ऑप्शन होती है जापान की ना। जापान में मेरे जी ख्याल से मैंने सुना था, मुझे किसी ने बताया था कि 3 लाख में आना जाना हो जाता है। तो ऑप्शन आपके पास एक जापान, सर आप लेकिन जापान इशू जाके वो भी ट्राई आ करें। रहा है ना कि जापान भी आपको पता है कि पाकिस्तानियों के वीजे तो नहीं, वो भी नहीं दे रहा। वीजा तो उसका हाँ, मेरे हाल बस में ये उनकी अपॉइंटमेंट जस्ट लेनी होती है जापानीज एम्बेसी इस्लामाबाद से, लेकिन फिलहाल तो वो भी मेरे ख्याल में नहीं मिल रहा। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब ये तो खैर ये कहा कि मैंने आपको पता है ना, हम लोगों ने बेसिकली कोर्स बनाया सिर्फ ये से चीजें लेके बनाए। हाँ, अगर आप ये जी करना चाहते हैं तो उसके लिए अब देखें कुछ प्रोज है, कुछ कॉन्स है। तो अब उसमें मैं तो कुछ जी नहीं कर सकता। हाँ, ये है कि हमारा जो ICT है ना, वो इस मामले में कोशिश कर रहा है कि जो प्रो जी वाले हैं, नाम उसके मेरे ध्यान से प्रो भी निकल रहा है। मैट्रिक सर, तो इट्स प्रो प्रोमेट्रिक, मैट्रिक। जी प्रोमेट्रिक। तो वो आमिर जी साहब बेहतर जानते हैं। वो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं, प्रोमेट्रिक वालों से हमारी बातचीत चल रही है कि हम उनको भी यहाँ पे पाकिस्तान में लेके आए, या एटलीस्ट वो बंदे जी लड़के जो हमारे ये का अगर हम कोर्स स्टार्ट करते हैं इधर, तो फिर हमें इतना अलाउ किया जाए कि जी जो लड़के हमारे हो, हम उनको यहाँ के जो पाकिस्तान में प्रोमेट्रिक वाला है उनके थ्रू पेपर दिए लाए जाए। क्योंकि इसमें हमारी बातचीत हुई है, जी हमें कुछ पॉजिटिव वहां से रिस्पॉन्स आया है। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम ये का में पाकिस्तान से भी करें। तो उसमें फिर आपको फिर ये, अगर आप कांटेक्ट में रहिएगा, तो अगर इंशाल्लाह शुरू होता है तो उसमें जी फिर आपके लिए आसान।
जी अच्छा, एक सर क्वेश्चन मेरा और था कि मेरी एलएलसी वर्मिंग में थी पहले रजिस्टर्ड। मैं अमेजोन जो है ना किसी टाइम पे करता रहा हूँ 2021-22 में, लेकिन वो मैंने डिसॉल्व करवा दी थी बाद में जब पाकिस्तानी अकाउंट बंद होना शुरू हुए। तो जब मैंने ये बुक कीपिंग और अकाउंटिंग की सर्विसेज स्टार्ट की हैं तो अभी फिलहाल मेरी एलएलसी रजिस्टर्ड है टेक्सास में, मेरा EIN भी है, ये सारे काम मैं खुद करता हूँ। मैं बेसिकली एलएलसी फॉर्मेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करता रहा हूँ माशाल्लाह। 2022 में। तो ये सारे काम इसलिए मैं खुद ही करता हूँ अपने। मैंने अपना पेटीएम भी खुद लिया है, EIN वगैरह और एलएलसी हम्म फॉर्मेशन, ये सारे काम। तो हम्म। अभी मुझे ITIN की जरूरत होगी, ITIN, या उसके बगैर मेरा काम चल सकता है? अगर नहीं, मुझे ये लेना है अगर क्या सर्विसेज पे जरूरत इसका जो नहीं है है, ना बेनिफिट सर्विसेज होगा पे मुझे? जरूरत सर्विसेज पे आपको ITI लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप ले लें तो एक अच्छी बात है। उसकी फायदा ये जी होता है कि आपको जो है ना कल को कभी वीजा चाहिए हो यूएस का, आपके पास 2-4 टैक्स रिटर्न जी आपने फाइल की नहीं हो, तो आपको ठीक एक आपको एडिशनल पॉइंट मिल जाए, तो पर आपको एक एडिशनल प्लस पॉइंट ठीक मिल जाते हैं कि यार चलो ये बंदा जो है ऑलरेडी यूएस में कमा रहा है और यूएस में सर्विसेज दे रहा है और टैक्स रिटर्न भी फाइल कर ठीक रहा है, तो वो आपका पॉजिटिव आपका ऐड ठीक। हो जाता है। अच्छा, मेरी सर जो एलएलसी थी वो 2024 नवंबर में मैंने रजिस्टर की थी टैक्स में। तो अभी मुझे फाइल करना चाहिए, मेरा होगा टैक्स, या मुझे अभी नहीं करना होगा मेरी एलएलसी पे रिटर्न? मुझे मतलब अगर फाइल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? सिंगल मेंबर एलएलसी है ना। जी, सिंगल मेंबर, मैं खुद ही ओनर हूँ। हाँ, उसके लिए अगर आपको चाह रहे हैं करना, वैसे तो सर्विसेज के ऊपर जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप जी 1040 NR फाइल करेंगे उसमें, और उसमें आपको खुद ही ITI लग के आ ठीक जाएगा। चल। अच्छा, यानी कि अगर मैं ये करता हूँ तो मुझे सेपरेटली जो हम फॉर्म W7 के थ्रू पासपोर्ट की कॉपी या तो नोटराइज वो सेंड हाँ, वो करनी टेन होती है, फोर्टी या फिर एनआर वो ओरिजिनल नहीं पासपोर्ट नहीं भी आप भेज सकते आप हैं? जो तो मुझे नहीं करना टेन पड़ेगा, फोर्टी एनआर ऑटोमेटिकली मुझे मिल वो जाएगा ITIN? 1040 के साथ आपको W7 फॉर्म फिल करना होगा, और आपको पासपोर्ट की जो है ना जी नोटराइज कॉपी लगानी होगी, जिसको जो कि आपको ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से और पासपोर्ट ऑफिस से अटैच करा के, और जो पाकिस्तान का जो नोटरी पब्लिक वाले होते हैं, जो गोल्डन स्टैंप होती है, ये 3 स्टैंप आप लगवा के आप इसको साथ अटैच करके भेज देंगे, तो वो आपको ITI लगा देंगे। चलिए सर, ठीक है। ये सर मुल्तान से हो जाएगा, ये इस्लामाबाद या लाहौर से होगा, ये जो आप बता रहे जी हैं जी, नोटराइज नहीं करवाना? होना चाहिए। देखिए पासपोर्ट ऑफिस तो जहाँ से आपने कराया वहीं से ही होगा आपका एड्रेस ना। जी एग्जैक्टली, वो तो हो जाएगा। जी, हाँ, नोटरी मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक वाले फॉरेन भी हो अफेयर। जाते हैं यहाँ पे। जी 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 बिल्कुल, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स भी आपको बता देंगे वहीं पे होगा, नहीं तो वो TCS या OCS वाले भी आपको प्रोवाइड कर देते हैं सर्विसेज। वो 500-700 रुपये लेते हैं, सर, और आपका वो जो जी कॉपी है उसको वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से टेस्ट करा देते हैं। पासपोर्ट की कलर कॉपी आपने करवा के रखनी है, कलर कॉपी के ऊपर ये स्टेप्स करवानी है सारी। जी। चलिए सर, इसका 15 अप्रैल तक आपने टाइम बताया कि हमारे पास टाइम होता है, तो मेरा अभी टाइम होगा। आपसे नेक्स्ट क्लासेस जी में जी फिर मैं ये सीख लेता हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जी इस जी, पे जो है ना श्योर, अपनी कोई LLC को मसला ही वो 1040 फाइल करता हूँ, और उसके साथ जो है कोई ना मसला ITIN अप्लाई करने में फिर आपकी हेल्प लूंगा उसमें। श्योर, कोई मसला नहीं। जी ठीक जी हो गया सर, मंसूर थैंक साहब, यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम। वालेकुम सलाम जी मंसूर साहब। वालेकुम सर, ये बताइए PTIN बनने के बाद USA में बैंक अकाउंट खुल सकता है हमारा? नहीं, उसके लिए आपको ITI चाहिए होता है, और आपको फिजिकली प्रेजेंट होना जरूरी है अगर आपने फिजिकल अकाउंट खोलना है। तो रेमिटेंस हमें मंगवानी हो तो वो यहाँ हम यहाँ का लोकल अकाउंट नंबर दें उसके लिए? देखिए, रेमिटेंस आपको मंगानी है तो आप पाकिस्तान में मंगानी है तो उसके तो लोकल बैंक अकाउंट चाहिए, या दूसरी ऑप्शन ये होती है कि आप ये पेनियर के ऊपर या वाइस के ऊपर आप अकाउंट खोल लेते हैं, जो दूसरी ऑप्शन सर्विसेज है, वर्चुअल अकाउंट्स होते हैं, वर्चुअल बैंक अकाउंट। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू सर। लेकिन अगर आपने फिजिकल बैंक अकाउंट में खोलवाना है, जैसे चेज बैंक हो गया या बैंक ऑफ अमेरिका हो गया, तो उसके लिए पहली बात है आपको ITI चाहिए होगा, दूसरा आपको वहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, तो PTIN के अगेंस्ट में जो हमारी इनकम जनरेट हो रही है? पीटीआई तो पीटीआई हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सर्विसेज के ऊपर आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। नहीं, टैक्स नहीं, हमें पेमेंट यहाँ पे कैसे मिलेगी? हाँ, पेमेंट वो कैसे तो मिलेगी वर्चुअल उसके लिए पेमेंट गेटवेज रहती है ना। आप वर्चुअल पेमेंट गेटवे से आप ले लेंगे ना, जैसे पेनियर का अकाउंट खोल लेंगे आप। अच्छा अच्छा प्योनियर वाइज स्ट्राइप ये इसीलिए होते हैं सर। अच्छा अच्छा, जी तो वर्चुअल वर्चुअल के थ्रू जो है वो हमें पेमेंट मंगवानी होगी, या जो जी, हमारा लोकल बैंक आपके अकाउंट ज्यादा है? ये जितने फ्रीलांसर्स हैं सबसे ज्यादा ये जो है वो वर्चुअल ही पेमेंट गेटवेज यूज करते हैं। ठीक है, हर बंदे का फिजिकल बैंक अकाउंट नहीं बनता, और उसका सिनेरियो आपको बताया है कि ज़ाहिर है जब आपने फिजिकल बैंक अकाउंट खुलवाना है तो आपका वहां पे फिजिकली होना मौजूद होना जरूरी है। अच्छा, नहीं मेरा सवाल सर ये है कि हमें यहाँ पेमेंट वर्चुअल से हमें US डॉलर में ही मिलेगी सर पेमेंट, या पास? ये जो वर्चुअल पेमेंट गेटवेज होते हैं ये आपके जो भी आपका लोकल बैंक है, कमर्शियल बैंक है, उसके साथ अटैच हो जाते हैं।
ठीक अच्छा है, अच्छा आप वहां से अच्छा पार्क कर लेते हैं। अच्छा अच्छा फिर वो जी हमारे लोकल बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है फिर। जी बिल्कुल, जी ये कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, और वहां से आप उसको पार्क कर लें, अपने अकाउंट में कोई भी अकाउंट अटैच कर लें अपना। अच्छा अच्छा ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। वेलकम। जी मुस्तफा साहब। जी सर, मेरे काफी क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं। मुझे पूछना है इसमें मेरे पास एलएलसी है और आईटीएन है, तो कुछ कंफ्यूजन है। कुछ लोग कहते हैं 1040 एनआर फाइल करें, कुछ 1120 कहते हैं, कुछ शेड्यूल सी। इसकी बिल्कुल। एज ए नॉन रेजिडेंट इसमें क्लैरिफाई कर देंगे कि हमें कौन सा बनता क्या हमारा वो। आपकी एलएलसी सिंगल मेंबर है? जी, अच्छा, तो आप सर्विसेज दे रहे हैं या प्रोडक्ट सेल कर रहे मैं प्रोडक्ट सेल का। हैं अमेजोन के थ्रू? जी, अमेजोन का वेयर हाउस यूज कर रहे हैं आप? एफबीए कर रहा हूँ जी, बिल्कुल। कर रहे हैं, तो फिर आपको 1040 एनआर फाइल करना होगी। 5472 और 1120 परफॉर्मर जो है ये एक अलग रिक्वायरमेंट होती है, इसका आपकी 1040 एनआर से कोई ताल्लुक नहीं होता। वो एक डिफरेंट चीज है, वो आपको हर साल करनी होती है। इनकम टैक्स के ऊपर जो टैक्स देना है वो आपने 1040 एनआर के थ्रू देना है। ठीक है। इसमें 1120 का कोई रोल नहीं है, क्योंकि मुझे भी नहीं नहीं रिसेंटली नहीं, एक जगह बात इलेवन हो रही थी, ट्वेंटी तो उन्होंने मुझे का कहा। 54, वो मैं बताता हूँ, 5472 का फॉर्म फिल होता है। उस 5472 के ऊपर 1120 की सिर्फ फर्स्ट पेज लगता है और कुछ नहीं लगता, सिर्फ फर्स्ट ठीक पेज लगता है। 1120 की डन नहीं होती, वो उसका जस्ट एक फर्स्ट पेज उस पर अटैच करते हैं, जिसके ऊपर आपकी कंपनी का नाम और ईआई नंबर लिख, कब बनी थी। ठीक, यानी हम ठीक है, पाकिस्तान से जो कर रहे हैं, हम सिर्फ 1040 एनआर को ही फॉलो करेंगे बस। जी बिल्कुल। इसमें 1065 की जरूरत नहीं है हमें। वो अगर आपकी मल्टी मेंबर एलएलसी होती तब 1065 होती है, अगर आप 2 या 3 पार्टनर की एलएलसी बनी होती। नहीं, अच्छा, हमसे गलती हुई है। हमें जो अकाउंटेंट पहले फॉलो कर रहा था वो लाइक 1065 भी पिछले 2-3 साल से ना वो फाइल करवा रहा है। अब हमें ये पता चला है, तो अब क्या करें? हम इसको फिर डिसकंटिन्यू कर दें, सिर्फ है 1040 एनआर को फाइल करें? नहीं, 1065 तो तब कराएगा ना कि अगर आपकी एक से ज्यादा मेंबर्स होंगे। तो आपके कितने मेंबर्स हैं? नहीं, सिंगल मेंबर कंपनी है, लेकिन कहने का मतलब है, फॉर एग्जांपल अब मैं 1040 एनआर करता हूँ, 1065 नहीं करता, तो इसमें ये तो नहीं कि आईआरएस का सिस्टम ट्रिगर करेगा कि इस साल नहीं आपने नहीं नहीं। 1065 फाइल नहीं किया। मुझे मुझे आप पहले वो जो प्रीवियस रिटर्न आपने बनाई है ना, मुझे वो शेयर करें, मैं देख के बता सकूंगा, ऐसे मैं नहीं बता सकूंगा। तो मैं देखूंगा कि वो वहां पे क्या खेल चल रहा है, फिर उसके बाद ही आपको मैं वो बेहतर सजेशन दे सकूंगा। ठीक है, लेकिन नहीं, अभी तो फिलहाल उसमें उसको। एलएलसी के अलावा एलटीडी वैट फाइलिंग भी आप लोग करवा रहे हैं, ये सिर्फ ये यूएस के कौन सी? सारे? कौन सी फाइल? एलएलसी क्रिएशन के अलावा मतलब एलटीडी यूके के अंदर या वैट फाइलिंग के अंदर भी आप लोग इसमें हमें नहीं कोर्स नहीं, में यूके करवाएंगे का या देखिए, जस्ट? वो तो यूके का कोर्स अगर आप करेंगे तो उसमें सिखाएंगे आपको ना, ये तो यूएस का कोर्स है ना। ठीक, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। अच्छा जी, आप लोगों का से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि कोशिश किया करें सवाल अभी जो लेना, क्योंकि अभी ये शुरू के लेक्चर होते हैं ना, मैं इसलिए आपको थोड़ा सा एंटरटेन करता हूँ। लेकिन आप ही आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि हमारा जो ऑनवर्ड स्टाइल होगा वो ये होगा कि आपने अभी जो सवाल करने हैं ना, मैंने जैसे भी आपको ये 5-10 स्लाइड पढ़ाई, उससे रिलेटेड सवाल करें। या अगर आपको कोई बेसिक सवाल सा है कि भाई ये क्या चीज होती है तो वो बताएं। अच्छा, कुछ अगर आपका कोई अपनी एलएलसी से मुतालिक या कोई इससे मुतालिक सवाल है, तो उसको हम क्लास के एंड में जो सवाल लेंगे ना उसमें रखेंगे। तो उसकी वजह ये होती है कि आपके रिलेटेड सवाल होते हैं, लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली बाकी सारे लोग इंटरेस्टेड नहीं होते उन सवालों में, तो फिर उनका टाइम वेस्ट होता है। तो इसलिए हमारी कोशिश क्या होगी कि हम क्या करेंगे कि ऑनवर्ड्स हमारा स्टाइल ये होगा कि अभी जो लेक्चर हुआ होगा, जो लेक्चर की मैं आपको स्लाइड्स पढ़ा चुका हूँ, उससे मुतालिक आपको सवाल हो या कोई बेसिक इन्फॉर्मेशन से मुतालिक सवाल हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा पूछ लेता है कि जी आईआरएस की वेबसाइट का एड्रेस क्या है, तो वो ऑब्वियसली एक बेसिक सवाल है, तो वो मैं बता दूंगा। लेकिन अगर आपका सवाल होगा कि जी मेरी ये एलएलसी है या मैं ऐसे करना चाहता हूँ या वैसे, तो वो फिर ऑब्वियसली वो हम सवाल रखेंगे एंड के ऊपर। ठीक है, मैं आपको, ताकि जब हम क्लासेस के सारे लेक्चर से फारिग हो जाएंगे, तो जो जाना चाहे जा सकता है, जो बैठना चाहे बैठ सकता है। तो उस बाद हम फिर वो सवाल लिया करेंगे। जी फरीद साहब। फैजी साहब, आपने हैंड रेज किया था। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। आपके साथ स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर। थैंक यू। अच्छा, अब उसमें बेनिफिट्स क्या हैं टैक्स रिटर्न फाइल करने के?
फाइल करने के टैक्स पहले सबसे पहला जो बेनिफिट मैंने आपको बताया कि जी अगर आपका टैक्स या तो पैसे एक्स्ट्रा जमा हो गए या आपकी इनकम कम है तो आपको आईआरएस अपनी जेब से पैसे अदा करता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको पैसे वापस मिल रहे होते हैं। फिर दूसरा क्या होता है कि आपको अगर कोई इंटरेस्ट या पेनल्टीज है आपकी लेट फाइलिंग पे, वो आपकी बच जाती है अगर आप टाइमली फाइल करते हैं। फिर इसके अलावा अगर आपने फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई करना है, जैसे वहाँ पे एसबीए है, स्मॉल बिजनेस लोन आपको दे रहे होते हैं, वो हो गए, या कोई और बैंक है जहाँ से आपने लोन लेना है, तो उसके लिए भी आपसे वो रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आपसे जो है क्या कहते हैं रिटर्न फाइल की रिक्वेस्ट करते हैं कि आपकी रिटर्न फाइल हुई हो, तो आपको फिर इजीली मिल जाता है। उसके अलावा सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स है, जिस तरह पाकिस्तान में ईओबी आई है, इस तरह वहाँ पे सोशल सिक्योरिटी है, तो अगर आप फाइल करेंगे तो आपको वो बेनिफिट भी मिल जाते हैं। और फिर आपको इनकम की एक एक्यूरेट पिक्चर भी आती है और पीस ऑफ माइंड भी आता है। ये बाकी आप अंदाजा हो ही गया होगा इस चीज का। क्लास हमारी इंशाल्लाह कोशिश है कि हम इसको बस ये थोड़ी सी स्लाइड एक दो हैं मैं करवा के खत्म कर देता हूँ, फिर बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में इसको देख लेते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो क्रेडिट्स मिलते हैं वो उसमें आपको, जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर इनकम थोड़ी हो तो आपको अर्न इनकम क्रेडिट मिलता है। फिर इसके अलावा अगर आपके बच्चे हैं तो आपको चाइल्ड टैक्स क्रेडिट मिलता है। इस तरह आपके बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो आपको अमेरिकन अपॉर्चुनिटी टैक्स क्रेडिट मिलता है। तो ये मुख्तलिफ तरह के टैक्स क्रेडिट होते हैं जो कि हमें मिलते हैं, और इंशाल्लाह ये हम सर हर क्रेडिट वन बाय वन इन डिटेल में हम देखेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पे फिलहाल खत्म करते हैं कि काफी लंबी हो जाएगी। हाँ सिर्फ ये चलिए मैं बता देता हूँ, मेन एक फॉर्मूला है जिसमें इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास हम यहीं से ही दोबारा शुरू करेंगे। तो अभी के लिए बता देता हूँ कि होता क्या है कि जैसे आपकी अब इसमें क्या होगा, आपकी ग्रॉस इनकम होती है। ग्रॉस इनकम में आपको कुछ इनकम ऐसी होती है जो कि टैक्सेबल नहीं होती, तो उनकी आपको एडजस्टमेंट मिल जाती है। तो आपकी जैसे ग्रॉस इनकम ईजीआई पे आ जाती है। फिर उसके बाद आपको मैंने बताया था जैसे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है कि भाई ये आप माइनस कर देते हैं कि आपसे कुछ नहीं पूछा जाता, तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है या आपको आइटमाइज डिडक्शन, दो की ऑप्शन दी जाती है कि अगर आप आइटमाइज है तो कुछ उसमें ऑप्शन होती हैं जैसे मेडिकल हो गए, चैरिटीज हो गई और कुछ तरह की, वो आप माइनस कर सकते हैं। तो दोनों में से माइनस करने के बाद आप फिर आ जाते हैं टैक्सेबल इनकम बिफोर क्यूबीआई पे। और अगर आपके पास बिजनेस है तो फिर आपको क्यूबीआई का भी बेनिफिट मिल जाता है, तो फिर आप टैक्सेबल इनकम पे आ जाते हैं। उस टैक्सेबल इनकम के ऊपर आपका टैक्स लगता है। उस टैक्स में से आपने जो एडवांस टैक्स दे दिया होता है वो माइनस हो जाता है, या आपने जो अदर क्रेडिट्स होते हैं वो आपके माइनस हो जाते हैं। तो आपका बीच में एंड में या तो रिफंड बन जाता है या आपकी लाइबिलिटी बन जाती है। ये इंशाल्लाह फॉर्मूला है जो हम इन डिटेल अगली क्लासेस में देखेंगे, और ये हर क्लास में ही मैं आपके साथ रिवाइज करूंगा ताकि आपको याद हो जाए, और इसकी सारी डिटेल्स भी इंशाल्लाह आपके साथ बारी बारी की जाएंगी। तो आज की क्लास में क्वेश्चन में ज्यादा निकल गए तो इसी तरह थोड़ी लंबी हो गई। तो इंशाल्लाह कल की क्लास में, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो हम बैठेंगे, मैं आपके साथ यहाँ से ही ऑनवर्ड्स क्लास लेके आगे चलूंगा। तो अभी मुझे आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। अपना और अपने गिरदुनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा, और अपने दुआ में मुझे याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर लवी सर। रिकॉर्डिंग सर आज प्लीज शेयर हो जाएगी सर आज? जी जी आपको हो मिल जाएगी। जाएगी सर, हो जाएगी। तरावी के टाइम तक थैंक हो यू जाएगी, तरावी के बाद इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर द टाइम। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर दैट। अल्लाह।